तो गाइज मैं आपके लिए एक नया और मज़ेदार नॉवल लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस नॉवल को एडिट और अनुवाद मैंने किया है, धन्यवाद। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 11 राजीव की यादों के अनुसार यह मेसन साथी भी एक व्यापारी परिवार से था। उसके पिता मुंशी थे, जो थाउजेंड सल्व सिटी के साथ महान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में से एक ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। वास्तव में ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दर्जा 7 में से फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अधिक था। आखिरकार फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले कुछ दशकों में ही उभरा था, जबकि ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुद को एक सहस्राब्दी से पहले ही स्थापित कर लिया था, और इसकी असली ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत थी जो उसने दिखाई थी। बस इतना था कि पिछले दशकों में फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत तेजी से उभरा था। ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस हद तक पीछे छोड़ दिया कि लगभग सभी का मानना था कि थाउजेंड सल्व सिटी में नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। संयोग से मेसन और राजीव दोनों ही बाद में जादू के प्रशिक्षु बन गए, जबकि दो प्रमुख वाणिज्य मंडल खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से कई व्यस्त लोगों ने उन दोनों की तुलना करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये तुलना बंद हो गई, क्योंकि मेसन आगे बढ़ने में कामयाब रहा और एक जादूगर बन गया। बाद में 7 वाणिज्य मंडलों की एक बैठक में मेसन ने राजीव को बेरहमी से सबक सिखाने का बहाना ढूंढ लिया। जैसा कि उसने अभी कहा था, उसने राजीव की नाक पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था। इससे दोनों वाणिज्य मंडलों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। अगर लोकेश मेहरा समुद्र में दुर्घटना का शिकार न होते तो कौन जानता था कि क्या होता। ये निश्चित रूप से राजीव मेहरा के लिए एक अच्छी याद नहीं थी। इसे एक बहुत बड़ा अपमान भी माना जा सकता है, लेकिन आरव मेहरा के लिए, जिसने दुनिया के अंत को देखा था, ये वास्तव में उसके ध्यान के योग्य नहीं था। 9वीं रैंक का जादू प्रशिक्षु और पहली रैंक का जादूगर जो आगे बढ़ने के लिए कीमिया औषधि पर निर्भर था। आरव मेहरा को लगा कि उनके संघर्ष घर खेलने वाले बच्चों के समान थे। इस प्रकार आरव मेहरा ने एक आंख भी नहीं झपकाए और केवल सिर हिलाया, अपनी समझ व्यक्त की और फिर अपने डेस्क को छोड़कर अपने सामने पहली बुकशेल्फ पर चला गया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह ढूंढ रहा था। जल्द ही आरव मेहरा को वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी, नोसेंट हिस्ट्री नामक एक मोटी किताब। आरव मेहरा ने उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। आरव मेहरा अपनी पढ़ाई में इतना केंद्रित और कर्तव्यनिष्ठ था कि उसने ये भी नहीं देखा कि मेसन पहले ही आ चुका था। टस्क टस्क टस्क, मुझे वह देखने दो। नोसेंट हिस्ट्री? बिल्कुल नहीं, ये वास्तव में नोसेंट हिस्ट्री है। हा हा हा, मेहरा, तुम जादू प्रशिक्षु वास्तव में अजीब हो। जैसे ही उसने ये कहा, मेसन की हंसी और भी बढ़ गई। तुम्हारे मेहरा परिवार ने तुम्हें यहाँ भेजने के लिए कितने पैसे खर्च किए, और तुम इस अवसर का भी लुत्फ नहीं उठा रहे हो। ये सेज टॉवर की लाइब्रेरी है। भले ही तुम उन किताबों को न समझो, फिर भी अगर तुम खूब कोशिश करो तो तुम उनसे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। बच्चों की किताबें पढ़ने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तसक तसक तसक, नोसेंट हिस्ट्री, अगर लोग तुम्हें उस कवर के साथ देखेंगे तो मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस होगी। अतिशयोक्तिपूर्ण डबल टेक के साथ मेसन ने कहा, ओह ठीक है, मैं पूछना भूल गया, क्या फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिवालिया नहीं हो गया? तुम्हारे परिवार के पास अभी भी पैसे कैसे हो सकते हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पैसे खर्च करने से पहले कर चुका था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे चाचा फारियो पैसे मांगने के लिए तुम्हारे घर पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए थे। क्या मैं अपने पिता से कहूं कि वे तुम्हें कुछ सोना उधार दे ताकि तुम पहले उन्हें चुका सको? पहले तो आरव मेहरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेसन बोलता रहा। जितना ज्यादा वह बात करता गया उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया, क्योंकि उसका आरव मेहरा को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। आरव मेहरा ने आखिरकार तीसरी बार भौहें सिकुड़ी। मैनेजर? आरव मेहरा की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन यह इस शांतिपूर्ण लाइब्रेरी में थोड़ी देर के लिए गूंजी और असामान्य रूप से ऊंची लग रही थी, इस हद तक कि कई पढ़ने वाले जादूगरों ने नजरें घुमाने से खुद को नहीं रोका। कुछ उत्सुक थे और कुछ नाराज। लाइब्रेरी मैनेजर, 30 वर्षीय 9वीं रैंक के जादूगर, धीरे धीरे एक दरवाजे से आए। क्या? जैसे ही मैनेजर वहां पहुंचा, उसके व्यवहार से पता चला कि वह स्पष्ट रूप से नाराज था। उसने लाइब्रेरी का मैनेजर बनना इसलिए चुना था क्योंकि यह जगह शांत थी, इसलिए वह बिना किसी व्यवधान के अपने काम या अन्य मुद्दों पर विचार कर सकता था। लेकिन अब उसे 20 के दशक के 2 बच्चों ने परेशान किया था, इसलिए अगर वह अच्छे मूड में था तो यह अजीब होगा। मैं यहाँ जादूगर मेसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहूँगा। वह मुझसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है और उसने पहले ही मेरे पढ़ने के अनुभव को प्रभावित कर दिया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लाइब्रेरी के कर्मचारी उसे मुझसे जितना हो सके उतना दूर रख पाएंगे। मैज मेसन, क्या यह मामला है? कारण चाहे जो भी हो, सेज टॉवर की लाइब्रेरी में दूसरों को सीधे पढ़ने से रोकना बिल्कुल भी मना था। इसलिए 9वें रैंक के मैज ने मेसन को गंभीर भाव से देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेसन अचानक चौंक गया। उसने सेज टॉवर की लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए अपने पिता के बहुत सारे पैसे खर्च किए थे।
अगर उसे कुछ वाक्यों के कारण अब बाहर निकाल दिया जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत अनुचित होगा। अच्छा नहीं, मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा। मेसन ने आरव मेहरा की ओर देखा और अचानक एक योजना के बारे में सोचा, इसलिए उसने अपनी आवाज़ और भाव को स्थिर रखते हुए आरव मेहरा की ओर इशारा किया। मुझे बस यही संदेह था कि वह गलत तरीके से लाइब्रेरी में घुसा है और उससे सवाल करना चाहता था। उसके पास यहाँ खड़े होने की योग्यता ही नहीं है। उनका नाम राजीव मेहरा है, जो फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोकेश मेहरा के बेटे हैं, जो 9वीं रैंक के मैजिक अप्रेंटिस हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केवल पहली रैंक के जादूगर ही सेज टॉवर की लाइब्रेरी में प्रवेश करने के योग्य हैं। जब ये शब्द निकले तो दर्शकों की तो बात ही छोड़िए, 9वीं रैंक के जादूगर भी एक पल के लिए चौंक गए और फिर आरव मेहरा की ओर मुड़े और पूछा, मिस्टर राजीव मेहरा, क्या मैं आपका पास देख सकता हूं? उन्हें मिस्टर कहना और जादूगर नहीं कहना पहले से ही दर्शाता था कि मेसन के शब्दों का कुछ असर हुआ था। लेकिन जब आरव मेहरा ने अपना पास सौंपा तो वह असर तुरंत गायब हो गया। 9वीं रैंक के जादूगर ने सहजता से पास लिया और फिर स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उनके चेहरे पर एक भयावह भाव दिखाई दे। हालांकि उन्होंने जल्दी से इसे छिपा लिया, लेकिन जब उन्होंने फिर से बात की तो हर कोई उनके शब्दों में सम्मान को सुन सकता था। माफ़ी चाहता हूँ जादूगर मेहरा, मैं इस मामले को ठीक से संभाल लूंगा और आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने सम्मानपूर्वक पास को 2 हाथों से लौटा दिया, जैसे कि वह कोई खजाना हो। तुम मजाक कर रहे हो? सर्वोच्च विशेषाधिकार वाला पास, और ये 2 दिन पहले जारी किया गया था, इसका क्या मतलब है? 2 दिन पहले 3 बड़े लोगों ने आधी रात को ऐसा पास जारी किया था। अगर सेज टॉवर के जादूगरों को पता चल जाए कि उस पास के मालिक के साथ लाइब्रेरी मैनेजर ने गलत किया है तो सबसे पहले मुझे ही नुकसान होगा। यह जरूरी नहीं है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और पास को अपनी जेब में रख लिया। नोसेंट के इतिहास के बारे में एक बार फिर किताब उठाई। जादूगर मेसन, कृपया मेरे पीछे आओ। बगल में 9वें रैंक के जादूगर का चेहरा डरावना उदास था। हालांकि मेसन को संबोधित करने के लिए उसने जो शब्द इस्तेमाल किए वे बहुत विनम्र लग रहे थे, लेकिन सिर्फ भयावह लहजा सुनना ही मेसन के लिए ठंडक महसूस करने के लिए पर्याप्त था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 9वीं रैंक के जादूगर को मेसन से इतनी नाराजगी महसूस हुई। उसे वाकई उस कमीने ने एक गड्ढे में धकेल दिया था। जब तुम लाइब्रेरी में होते हो तो तुम सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकते। क्या तुम हर जगह परेशानी खड़ी करना चाहते हो? और तुम्हें किसी को भड़काना भी था, जिससे तीनों बड़े लोग घबरा गए। अगर तुम मौत को दावत दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? जैसे जैसे वह अपने विचारों में डूबता गया, लाइब्रेरी मैनेजर और भी परेशान होता गया। मुझे सच में सिर्फ संदेह था। जब उसे 9वीं रैंक के जादूगर द्वारा ले जाया जा रहा था, मेसन अभी भी खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। जब वे दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले तो आरव मेहरा ने पहले ही नोसेंट हिस्ट्री का आधा से ज्यादा हिस्सा पढ़ लिया था। ये वास्तव में 30,000 वर्षों का समय परिवर्तन था। आरव मेहरा ने धीरे से किताब बंद कर दी। उसे बाकी सामग्री देखने की जरूरत नहीं थी। यदि वह जो इतिहास जानता था वह गलत नहीं था, तो वर्तमान काल तीसरे राजवंश के विनाश के तुरंत बाद का होना चाहिए। मानव जाति ने हाल ही में प्लेन उपनिवेशीकरण का युग शुरू किया था और नोसेंट के अंतिम विनाश तक लगभग 30,000 साल बाकी थे। ये वास्तव में एक महान युग था। उपनिवेशीकरण के युग के दौरान नोसेंट की शानदार जादुई सभ्यता शुरू हुई। अनगिनत संसाधन उपनिवेशों से गुजरे और नोसेंट की ओर अंतहीन रूप से उड़े। जादुई सभ्यता पागल गति से विस्तारित हुई। जादूगरों की शक्ति और महत्वाकांक्षाएं उसी के अनुसार बढ़ीं और जादू प्रणाली को बार बार उलट दिया गया। जादुई सभ्यता को उस शिखर की ओर धकेला गया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब तक नोसेंट का मान समाप्त नहीं हो गया और जादूगर, जिनकी तुलना कभी देवताओं से की जा सकती थी, नश्वर बनकर रह गए। पहले की शानदार जादुई सभ्यता मंद पड़ गई और दुनिया आग और अंधेरे में समा गई। बेशक ये सब अभी होना बाकी था। आरव मेहरा ने नोसेंट हिस्ट्री को वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर जीड फॉर्मूला पर एक किताब ली। इस किताब से वह देख सकता था कि सेज टॉवर में वास्तव में एक समृद्ध संग्रह था। आरव मेहरा ने समय के अंत में उस खस्ताहाल पुस्तकालय में जीड फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि उसमें जादुई सभ्यता के अंतिम अंगारे हैं। जो किताबें वहां रखी जा सकती थीं, चाहे एक कोने में ही क्यों न हो, वे निश्चित रूप से बेहतरीन किताबों में से बेहतरीन किताबें थीं। स्वाभाविक रूप से जीड फॉर्मूला के 2 संस्करणों में बहुत अंतर था। ये सामान्य था क्योंकि आरव मेहरा ने जिस किताब के बारे में पढ़ा था उसे अनगिनत वर्षों में अनगिनत जादूगरों द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसे पहले ही पूर्णता के बिंदु के करीब संशोधित किया जा चुका था। इसकी तुलना में उसके हाथ में मौजूद किताब को सबसे अच्छा अर्धतैयार उत्पाद माना जा सकता था। लेकिन आरव मेहरा के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह केवल अर्धतैयार थी या नहीं। वह सिद्ध जीड फॉर्मूले को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसके सामने अंतिम संस्करण भी होता तो वह एक समीक्षा होती। आरव मेहरा इस जीड फॉर्मूले के साथ जो करना चाहता था वह इस युग के जादुई ज्ञान का आकलन करना था और यह किस तरह के स्तर पर पहुंच गया था। इससे आरव मेहरा उस अवधि को बेहतर ढंग से समझ पाएगा जिसमें वह अब था। नोसेंट के इतिहास पर एक किताब पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में आरव मेहरा को अब तक इस युग के बारे में केवल इतना ही पता था कि वह इतिहास में किस बिंदु पर था।
इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। दुनिया के अंत में बहुत सारी उपयोगी चीजें थीं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से इतिहास का विस्तृत रिकॉर्ड शामिल नहीं था। ऐसी दुनिया में जहां अगले दिन तक जीवित रहना निश्चित नहीं था, कौन इस बात पर ध्यान देना चाहेगा कि इतने लंबे समय पहले क्या हुआ था। वास्तव में माना समाप्त होने के लगभग 100 साल बाद नोसेंट का इतिहास लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आरव मेहरा को केवल कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पता था जो कुछ कहानियों के माध्यम से मौखिक रूप से बताई गई थीं। विवरण के लिए, जैसा कि आरव मेहरा ने कहा, सभी कर्तव्यनिष्ठ इतिहासकार मर गए। आरव मेहरा ने आह भरी और अपना ध्यान फिर से जी-डे फॉर्मूला पर केंद्रित किया। 12 उसी समय किसी ने सेज टॉवर के ऊपरी तल पर रिसेप्शन रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। रिसेप्शन रूम में 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा, एक अधेड़ और एक जवान। बूढ़े ने ग्रे गाउन पहना हुआ था। उसकी दाढ़ी भूरी थी और वह दुबला पतला था और बीच बीच में खांस भी रहा था। उसका शरीर खराब लग रहा था। उसकी तुलना में उसके सामने बैठा अधेड़ व्यक्ति बहुत ज्यादा जीवंत लग रहा था। उसके बाल और दाढ़ी सावधानी से कंघी की हुई थी, और हालांकि उसने जो कपड़े पहने थे वे न तो आलीशान लग रहे थे और न ही दिखावटी, लेकिन बेहतरीन कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से हाथ से बनाए गए थे। समझदार नज़र वाला व्यक्ति देख सकता था कि ये कपड़े किसी मशहूर दर्जी ने बनाए हैं। ये बहुत संभव था कि कपड़ों का ये सेट एक आम परिवार के पूरे साल के खर्च के लिए काफ़ी हो। एक तरफ बैठा युवक 30 साल का भी नहीं था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके काले गाउन के कफ पर कुछ पतली चांदी जैसी रेखाएं थीं। दूसरे शब्दों में, यह एक महान जादूगर था जो 30 साल से भी कम उम्र का था। लेकिन इस स्वागत कक्ष में, चाहे वह अमीर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हो या युवा महान जादूगर, उन दोनों का बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक रवैया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति थाउजेंड सल सिटी मैच गिल्ड का नेता था, जो सेज टॉवर के 3 बड़े लोगों में से एक था, सोलोमन। थाउजेंड सल सिटी में सेज टॉवर के 3 बड़े लोग पौराणिक अस्तित्व थे। वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे और पिछले कुछ वर्षों में लगभग किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। लोग केवल इतना जानते थे कि ये 3 शक्तिशाली जादूगर जो संयुक्त रूप से सेज टॉवर को नियंत्रित कर रहे थे, पिछले दर्जन वर्षों से उच्च जादूगरों के रूप में विकसित होने की राह पर थे और उनके पास गहरी और अथाह ताकत थी। उनका अस्तित्व ही एकमात्र कारण था कि मैच गिल्ड थाउजेंड सल सिटी से ऊपर था। कोई भी मैच गिल्ड को चुनौती नहीं दे सकता था। 3 उच्च जादूगरों के क्रोध का सामना करने की हिम्मत कौन करेगा? यह एक मजाक होगा। ये जानना जरूरी था कि वे कोई दयालु और परोपकारी बुजुर्ग नहीं थे। उन दिनों ब्लैकविंग नामक उत्कृष्ट और क्रूर डाकू समूह को इन 3 बड़े लोगों ने जलाकर राख कर दिया था। उस डाकू समूह में 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन आखिरकार कोई भी जिंदा नहीं बचा। अंदर आइए, दस्तक की आवाज ने तीनों लोगों के बीच चर्चा को बाधित कर दिया था। बूढ़ा आदमी अपने 2 मेहमानों को माफी मांगते हुए सिर्फ मुस्कुरा सकता था। प्रेसिडेंट मोंची, जादूगर रयान, मुझे परेशानी के लिए खेद है। जिसने दरवाजा खोला वह एक युवा जादूगर था जो शायद लगभग 30 साल का था। अगर आरव मेहरा वहां होते तो वह निश्चित रूप से उन्हें पहली नज़र में पहचान पाते। वह युवा जादूगर पहले भी लाइब्रेरी में था और जब मेसन को ले जाया गया तो उसने आरव मेहरा पर कुछ उत्सुक नजरें डाली थीं। अंदर जाने के बाद युवा जादूगर ने पहले 2 मेहमानों से माफी मांगी और फिर सोलोमन के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ठीक है, मैं समझ गया। युवा जादूगर की रिपोर्ट सुनने के बाद सोलोमन ने सिर्फ सिर हिलाया और युवा जादूगर को कोई वास्तविक जवाब नहीं दिया। वास्तव में वह माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ दोनों मेहमानों की ओर मुड़ा। मुझे सच में खेद है, राष्ट्रपति मोंची, लाइब्रेरी में एक समस्या हुई। लाइब्रेरी? जब मोंची ने यह सुना तो उसकी पलकें थोड़ी झपक उठीं। क्या मेसन अभी लाइब्रेरी में नहीं है? मोंची को अपने बेटे के चरित्र के बारे में कैसे नहीं पता हो सकता था। आमतौर पर अपने परिवार के प्रभाव का फायदा उठाते हुए उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने में कोई संकोच नहीं था, और जादूगर रयान की मदद से वह हाल ही में आगे बढ़ा था और एक नया जादूगर बन गया था। अपनी हाल की सफलता पर गर्व महसूस करते हुए वह और भी अहंकारी हो गया, इस हद तक कि 7 चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आखिरी सभा में उसने लोकेश मेहरा के बेटे को मुक्का मारने का बहाना ढूंढ लिया, जिससे लगभग एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फिलहाल उसने सेज टॉवर के साथ सहयोग करने की योजना बनाने में बहुत सारा पैसा लगाया था। इस बीच अपने बेटे को लाइब्रेरी में भेज रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि जब वहां सब चुपचाप पढ़ रहे होंगे तो किसी के साथ विवाद होने की संभावना कम थी। जाने से पहले उसने अपने बेटे को विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि सेज टॉवर कोई साधारण जगह नहीं है। वह वहां अहंकारी व्यवहार नहीं कर सकता था, नहीं तो वह परिवार के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। जब उसने सोचा कि क्या हो सकता है तो मोंची को सिर दर्द होने लगा। कभी कभी वह वास्तव में समझ नहीं पाता था, वे दोनों उसके बेटे थे तो मेसन और रयान के बीच इतना अंतर क्यों था। एक स्थिर और चतुर था जो कम उम्र में ही एक महान जादूगर बन गया, जबकि दूसरा हमेशा केवल परेशानी खड़ी करता रहता था। यहाँ तक कि जादूगर बनने की उनकी अंतिम सफलता भी उनके बड़े भाई पर निर्भर रहने के कारण ही संभव हो पाई थी। इस बार वापस आने के बाद वह मेसन को उचित अनुशासन सिखाएगा, अन्यथा अगर यह चलता रहा तो वह परिवार के लिए बहुत बड़ी आपदा लेकर आएगा। मोंची ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद खुद को मजबूर करते हुए पूछा, लीडर सोलोमन, क्या मेसन ने? इस पर ध्यान मत दो, यह एक छोटी सी बात थी।
सोलोमन ने अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। अभी लाइब्रेरी में मेसन और एक युवा जादूगर के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, सोलोमन ने इसे संभाल लिया। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। मोंची ने बार बार माफी मांगी, जबकि वह थोड़ा शांत हो गया। सोलोमन के लहजे को सुनकर ऐसा लगा कि शुक्र है मेसन ने सेज टॉवर के एक महत्वपूर्ण जादूगर को नहीं भड़काया होगा। अगर ऐसा था तो सोलोमन को माफी मांगना और फिर सेज टॉवर को अपना सम्मान देना ही काफी होना चाहिए। जहां तक उस युवा जादूगर की बात है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह चतुराई से काम ले। अगर वह किसी से उलझना चाहता था तो उसे पता होना चाहिए कि वह किससे बात कर रहा है। मोंची परिवार ऐसा नहीं था जिससे खिलवाड़ किया जा सके। अब केवल एक ही चीज मायने रखती थी, वह था सेज टॉवर का रवैया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खास समस्या नहीं थी। आखिरकार उसने सहयोग योजना को सामने रखा था, इसलिए उसे अभी सेज टॉवर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण क्षण में सोलोमन अपने बेटे की हरकतों के बावजूद उसे कुछ सम्मान देगा। जैसा कि मोंची ने उम्मीद की थी, सोलोमन ने जल्दी से उसकी माफी स्वीकार कर ली और मेसन की गलतियों के बारे में आगे बात नहीं की। इसके बाद चर्चा काफी सुखद तरीके से जारी रही और अब ये सिर्फ व्यापारिक बातचीत तक सीमित नहीं थी। यह अब इतना कठोर नहीं था, इसलिए रिसेप्शन रूम में माहौल स्वाभाविक रूप से अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दोस्त बात कर रहे हों। सोलोमन ने अपने कुछ पिछले अनुभवों के बारे में भी बात की। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जो 1 दर्जन से ज्यादा सालों से हाई मैच था। उसके अनुभव कई लोगों के लिए किंवदंतियां थे, चाहे वह बेहद अमीर मोंची हो या महान जादूगर रयान जो 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही सफल हो गया। वे दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, क्योंकि ये कहानियां उनके लिए आंखें खोलने वाली थीं। जाते समय सोलोमन आश्चर्यजनक रूप से उनके साथ दरवाजे तक भी गया। यह एक दुर्लभ उपचार था और सालों में पहली बार हो रहा था। पिता और पुत्र को विदा करने के बाद सोलोमन एक बार फिर रिसेप्शन रूम में लौट आया। सोलोमन, जो पूरे समय वहां इंतजार कर रहा था, ने सावधानी से पूछा, गुरु, क्या मुझे मेसन को खुश करना चाहिए? सोलोमन ने मान लिया कि चूंकि उसके गुरु ने इतने समय तक इस पिता और पुत्र की जोड़ी के साथ इतनी खुशी से बात की थी, इसलिए सेज टॉवर और ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स संभवतः सहयोग समझौते को अंतिम रूप दे देंगे और युवा मेसन जिसे लाइब्रेरी से भगा दिया गया था, उसे खुश करने की जरूरत हो सकती है। वह आखिरकार मोंची का बेटा था। अगर उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया तो इससे आसन साझेदारी को कोई फायदा नहीं हो सकता। सोलोमन को उम्मीद नहीं थी कि बैठने के बाद बूढ़ा आदमी इतनी तीखी बातें कहेगा। क्या मतलब है खुश करना? उसे यहाँ से निकालो। तेरा क्या? लाइब्रेरी में परेशानी पैदा करना निश्चित रूप से जादूगर गिल्ड की गरिमा का अपमान है। उसके पैर न तोड़ना उसे पहले से ही आसानी से छोड़ देना है। और ठीक है, अगर वह मोंची कल मुझे ढूंढने आए तो तुम उसे बता सकते हो कि मैं ओलाना गया था और मुझे 10 दिन लगेंगे। नहीं, मुझे 1 महीने में वापस आना चाहिए। सोलन को यह भी नहीं पता था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। क्या क्या हो रहा है? क्या शिक्षक ने अपना रवैया बहुत जल्दी नहीं बदला? क्या वह अभी बहुत खुशी से बात नहीं कर रहा था? वह अचानक इतना शत्रुतापूर्ण क्यों हो गया और मुझे मेसन को यहाँ से निकालने के लिए क्यों कहा? और फिर उसके बाद वह अब खुद मोंची का भी स्वागत नहीं करता। क्या ये थोड़ा तर्कहीन नहीं है? आप इस बारे में बहुत उलझन में लग रहे हैं। उस बारे में बात करते हुए ये बिना कारण नहीं है कि आपने महान जादूगर बनने में इतना समय लिया। तुम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पिता पुत्र की जोड़ी से इतनी बातें क्यों की? क्या इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रस्ताव के बारे में सुनना नहीं चाहता? अगर ब्लैक टॉवर के उन बूढ़े लोगों की खातिर नहीं तो मैं उन्हें भी बाहर निकाल देता। लेकिन क्यों? गुरु, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मोंची के साथ सहयोग वाकई फायदेमंद था, कि इससे हमारे सेज टॉवर को कोई परेशानी नहीं होगी? सोलोमन ने अपने अचानक हृदय परिवर्तन की व्याख्या नहीं की थी और इसलिए सोलोन समझ नहीं पाया। वह पहले की बात है। सोलोमन ने अपने शिष्य को दुखी होकर देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। वह पिता पुत्र की जोड़ी वास्तव में सोचती है कि मैं इसलिए नासमझ हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। पिछले महीने लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने के पीछे निश्चित रूप से ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की छाया थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार सोलोन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दिल में कुछ संदेह रखते हुए केवल बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। लोकेश मेहरा की मौत को 1 महीना हो गया है और तुम अभी न्याय के लिए लड़ने के बारे में सोच रहे हो। तुम कब से इतने धर्मी हो गए? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सोलोमन अचानक गुस्से में आ गया, अपने शिष्य पर बुरी तरह से बरस पड़ा। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा गुरु, न्याय करने वाला आदमी नहीं हूं? इसीलिए तुमने महान जादूगर बनने में इतना समय लगाया। ये वाकई समझ में आता है। तुम वाकई अपने गुरु द्वारा सिखाए जा रहे मार्ग को नहीं समझ सकते। नहीं 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 गुरु, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी बुरी डांट का सामना करते हुए युवा महान जादूगर जल्दी ही आंसुओं के कगार पर पहुंच गया। इसे भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सोलोमन ने अपना हाथ हिलाया और अपने एकमात्र शिष्य को अभी के लिए छोड़ दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्रे का मालिक लोकेश मेहरा का बेटा है। चूंकि ऐसा है, इसलिए मुझे यहाँ धर्मी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पास कीमिया औषधि के लिए दिया गया था। तुम्हारा मतलब है वह कीमिया औषधि जो हमें कुछ दिन पहले मिली थी?
सोलोमन के एकमात्र शिष्य के रूप में सोलोन को स्वाभाविक रूप से पता था कि कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति सेज टॉवर में एक औषधि लाया था और उसे उच्चतम विशेषाधिकार प्रदान करने वाले पास के बदले में दिया था, लेकिन सोलोन को अभी भी औषधि के विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं था। सोलोमन को अब इसके बारे में बात करते हुए सुनकर भी वह अभी भी थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। वह औषधि इतनी महत्वपूर्ण है, यदि आप थोरपे के सामने ये पूछने की हिम्मत करते हैं तो वह आपको हवा में सुखाकर तब तक सुखाएंगे जब तक आप सिकुड़ न जाएं और फिर आपको एक प्रयोग में बदल दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा महान जादूगर तुरंत पीछे हट गया। महान कीमियागर थोरपे सेज टॉवर के प्रभारी 3 लोगों में से एक। अगर वह वास्तव में उसे एक प्रयोग में बदलना चाहता था तो उसके शिक्षक की प्रतिष्ठा भी उसे रोक नहीं सकती थी। वह पूरे सेज टॉवर में एकमात्र खतरनाक व्यक्ति था जो अपने शिक्षक की मेज के सामने शाप देने की हिम्मत कर सकता था। हालांकि शुरुआती डर के बाद सोलोन उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। किस तरह की औषधि ने तीनों बड़े लोगों को इतना आकर्षित किया होगा? शुरू में सोलोन ने अनुमान लगाया था कि इस औषधि में शायद कुछ कीमती सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा या शायद ये कुछ ऐसा था जिसकी उनमें से किसी को लंबे समय से जरूरत थी। लेकिन सोलोन ने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना गंभीर होगा। गंभीर शब्द गलत था। क्या थोरपे ने वास्तव में उस औषधि के महत्व पर सवाल उठाने के लिए उसे एक प्रयोग में शामिल किया होगा? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तुमने बूढ़े थोरपे की प्रतिक्रिया नहीं देखी है। जब उसने उस औषधि की बोतल को पकड़ा तो उसे उत्साहित कहना पर्याप्त नहीं था। वह हकला रहा था और कुछ मास्टरपीस, कुछ महान मास्टर, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में लिखा जाना तय है, इत्यादि चिल्ला रहा था। किसी भी मामले में वह एक विचित्र स्थिति में था। युवा जादूगर और भी अधिक उत्सुक हो गया। थोरपे पूरे थाउजेंड सल सिटी में औषधि निर्माण में सबसे बड़ी उपलब्धियों के साथ एक सार्वजनिक रूप से जाना जाने वाला व्यक्ति था और उसने हमेशा अपनी निगाहें बहुत ऊंची रखी थीं। यहाँ तक कि ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महान कीमियागर भी उसकी नज़र में नहीं आए, क्योंकि वह हमेशा पूर्ववर्तियों और नए लोगों दोनों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रहा था। कई सालों से सोलोन ने शायद ही कभी उसे किसी की थोड़ी सी भी प्रशंसा करते सुना हो। उससे सिर्फ स्वीकार्य शब्द सुनना ही पहले से ही एक सम्मान था। लेकिन वास्तव में उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया, यहाँ तक कि भविष्य की इतिहास की किताबों में इसके लिखे जाने की बात भी। क्या वह औषधि वास्तव में इतनी चमत्कारी थी? उसने सोचा, तुम मुझे जानते हो, मैं औषधि निर्माण की कीमिया में विशेषज्ञ नहीं हूँ। सोलोमन ने अपने शिष्य की ओर देखा, उसके अनकहे सवाल का एक गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। किसी भी मामले में मैंने थोरपे को ये कहते हुए सुना कि इस कीमिया औषधि की प्रत्येक बोतल से ऋषि टॉवर में एक और महान जादूगर आ सकता है। जैसे ही उसने ये वाक्य समाप्त किया, सोलोन ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ग्रेट मास्टर, मास्टरपीस और इतिहास की किताबों में ये सब क्या था? ग्रेट मैजेस का मामला समझना कहीं ज्यादा आसान था। सेज टॉवर में कुल 13 ग्रेट मैजेस थे, जिनमें से सिर्फ 7 ही स्थायी रूप से वहां रहते थे। पिछले दशक के ज्यादातर समय में बड़े 3 आमतौर पर एकांत में रहते थे और सेज टॉवर का बाहरी विस्तार, संसाधनों पर लड़ाई और अन्य संघर्ष बस इन 7 ग्रेट मैजेस के हाथों में थे। दूसरे शब्दों में, वर्तमान सेज टॉवर की स्थिति इन ग्रेट मैजेस द्वारा आधी अधूरी स्थापित की गई थी। 7 ग्रेट मैजेस के साथ ऐसा ही हुआ। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा थोरपे ने कहा था और औषधि की प्रत्येक बोतल सेज टॉवर में एक ग्रेट मैच को लाने में सक्षम थी, तो सोलोन वास्तव में ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता था कि यह किस तरह का दृश्य होगा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई भी शक्ति जो उस महान कीमियागर की कृपा प्राप्त कर सकती है, वह आसानी से हजारों पालों वाले शहर में सेज टॉवर से मुकाबला कर सकती है। यह एक ऐसा कारक था जिसे तीनों बड़े लोगों ने ध्यान में रखा था। अगर उस व्यक्ति के पास उन तीनों को नियंत्रित करने का कोई तरीका होता, तो सेज टॉवर को नष्ट करना उसके हाथ हिलाने जितना आसान हो सकता था। ये सोचते ही सोलोन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अच्छा पक्ष ये था कि महान कीमियागर जाहिर तौर पर अदृश्य रहना पसंद करता था। उसने अभी तक अपनी योजनाओं को सार्वजनिक नहीं किया था, चाहे वे जो भी हों। अन्यथा वह किसी युवा जादूगर से औषधि वितरित नहीं करवाता और फिर किसी अन्य युवा जादूगर को पास नहीं देता। इन चीजों को समझने की कुंजी इन 2 युवा जादूगरों को होनी चाहिए, खासकर वह राजीव मेहरा। उसका निर्माता के साथ काफी करीबी रिश्ता होना चाहिए, अन्यथा कीमियागर उसे पास नहीं देता। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक का ऐसा रवैया होगा। सोलोन ने निष्कर्ष निकाला, अगर यह वास्तव में शिक्षक द्वारा कही गई बात थी और ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने से बुरी तरह जोड़ा गया था और उनकी साजिश को उजागर किया गया था, तो उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक अविश्वसनीय महान कीमियागर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जब सोलोन ने इस विचार पर विचार किया, सोलोमन ने उनकी चर्चा समाप्त की। वर्तमान स्थिति को जानते हुए केवल एक मूर्ख ही ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा जादूगर को अचानक उस पिता पुत्र की जोड़ी से सहानुभूति हो गई। सेज टॉवर के साथ सहयोग करने के लिए उन्होंने आधे साल तक तैयारी की थी और सभी तरह की शर्तों को स्वीकार किया था, लेकिन अंत में यह एक औषधि जितना भी अच्छा नहीं था। ठीक है, मैंने आपको इस बारे में वह सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए, इसलिए आप तय करें कि इसे कैसे संभालना है। हमेशा मुझ पर भरोसा मत करो। आखिरकार जल्दी या बाद में तुम मेरी सीट ले लोगे। इस तरह के मामलों से निपटना सीखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। एक महीना बीत गया। रिसेप्शन रूम में हुई उस बातचीत के बाद से ही सोलोन को लगा कि उस युवा जादूगर पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने अवलोकन से सोलोन को पता चला कि यह युवा जादूगर वाकई दिलचस्प था। उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री थी। नोसेंट के इतिहास के बारे में हल्की फुल्की पढ़ने की सामग्री से लेकर जीडे फॉर्मूले के गहन और अमूर्त ज्ञान तक, वह आराम से एक किताब पकड़ता और दिन भर उसे पढ़ता रहता। कभी कभी सोलोन को यह भी संदेह होता था कि उसने जो किताबें चुनी हैं उनके लिए कोई मानदंड है या वह सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। कई बार सोलोन उसे याद दिलाना चाहता था कि सेज टॉवर की लाइब्रेरी में प्रवेश करने का मौका वाकई एक दुर्लभ अवसर था। कई जादूगर इस अवसर के लिए अपने पूरे परिवार की संपत्ति भी बेच देते, जबकि वह इसे संजोकर नहीं रखता था। हर दिन बेतरतीब ढंग से किताबें चुनता था, बिल्कुल बिना किसी तो क्या कारण के। कभी कभी उन्हें बहुत रुचि के साथ पढ़ता था, जैसे कि वह बस मजे के लिए पढ़ रहा हो। सोलोन उसे बताना चाहता था कि शायद एक दिन उसे इस अवसर को इतना हल्के में लेने का पछतावा हो, और आज ऐसा ही दिन था। सोलन नाश्ते के बाद लाइब्रेरी गया। हमेशा की तरह उसने एक खास कोने पर नजर डाली, क्योंकि वह जानता था कि हर दिन इस समय वह युवा जादूगर उसी डेस्क पर बैठता था और लापरवाही से एक किताब उठाकर पूरा दिन पढ़ता रहता था। निश्चित रूप से जब सोलोन ने वहां नजर डाली तो वह युवा जादूगर पहले से ही अपनी सीट पर बैठा था। उसके हाथ में लाल धारीदार कवर वाली एक किताब थी और वह उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। हम फिर से शुरू करते हैं। सोलोन ने आह भरी। आज ये हल्का फुल्का पढ़ना नहीं लग रहा था, लेकिन सोलोन की नज़र में यह हल्का फुल्का पढ़ने से बहुत अलग नहीं था। कवर पर लाल धारियों का मतलब था कि जादू की किताब का ज्ञान कम से कम महान जादूगर के स्तर का था। हाल ही में उन्नत प्रथम श्रेणी के जादूगर के लिए यह अवकाश के समय पढ़ने जैसा कैसे नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब राजीव ने ऐसा कुछ किया था। सोलोन ने उसे एक बार चांदी की धारियों वाली जादू की किताब को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हुए भी देखा था। यह हास्यास्पद था, क्योंकि इसका मतलब था कि इसमें उच्च जादूगरों के लिए उपयुक्त स्तर का ज्ञान शामिल था। सोलन वास्तव में अब और नहीं देख सकता था। एक जादूगर जो ज्ञान का सम्मान नहीं करता, वह जादू में कोई उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि एक किताब जिसे केवल महान जादूगर ही पढ़ सकते थे, उसके लिए केवल अवकाश के समय पढ़ने की सामग्री थी। वह निश्चित रूप से जानकारी पर विचार नहीं कर रहा था, क्योंकि वह नोट्स भी नहीं ले रहा था या रुक भी नहीं रहा था। वह बस एक के बाद एक पन्ने पलट रहा था और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था, इस हद तक कि सोलन को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था या बस आराम कर रहा था। सोलन को आश्चर्य होता अगर उसे पता चलता कि इस बार उसने सही अनुमान लगाया था। 0.14। आरव मेहरा ने इस महीने में वाकई खुद को थका लिया था। मौजूदा दौर को जल्दी से समझने के लिए आरव मेहरा ने 1 दर्जन से ज्यादा किताबों की अलमारियों को खंगाला। पढ़ने की इतनी तेज रफ्तार की अगर कोई और ऐसा करता तो उसका दिमाग पहले ही पिघल जाता। जब आरव मेहरा आज लाइब्रेरी में गया तो उसने आराम करने का फैसला किया और अपने दिमाग को अपेक्षाकृत शुष्क और नीरस ऐतिहासिक ज्ञान या 2 अलग अलग युगों के जादू के ज्ञान की तुलना करने के काम से ज्यादा काम नहीं लेने दिया। उसने समय बिताने के लिए एक सुकून देने वाली किताब ढूंढने का फैसला किया। इस तरह आरव मेहरा ने द फेनरुसिन फॉर्मूला नामक एक किताब उठाई। आरव मेहरा के लिए ग्रेट मैच के लिए बनाई गई ये किताबें सिर्फ मौज मस्ती के लिए पढ़ने की सामग्री से ज्यादा कुछ नहीं थीं। निश्चित रूप से उसे एक के बाद एक पन्ने पढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी। समय समय पर उसे अंदर कुछ गलतियां मिल जाती और वह खुद से बुदबुदाता हुआ गलतियों की आलोचना करता। सूरज की कोमल किरणों के नीचे बैठकर लेखक को डांटते हुए एक हल्की किताब पढ़ना वाकई एक खूबसूरत जिंदगी है। तस्क तस्क तस्क। एक उच्च जादूगर जो सही और गलत का पता नहीं लगाता, वह अभी भी उस अंधविश्वासी 7 तार सिद्धांत में विश्वास करता है। मन भंवर को छोटा करना और क्रॉस अरेंज करना। ऐसी गड़बड़ क्या है। जब सोलोन पास आया तो उसने संयोग से वह आखिरी हिस्सा सुना और उस युवा जादूगर को एक अजीब नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं सका। सुप्रभात जादूगर सोलोन, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्या तुमने गलत सुना? आरव मेहरा अभी अभी अपने शब्दों को कैसे स्वीकार कर सकता था। उसने बस अपना सिर उठाया और गूंगा बनकर जवाब दिया, क्या ऐसा है? सोलोन मुस्कुराया और कोई टिप्पणी नहीं की। उसने उस तरह के सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे लगा कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता। आखिरकार वह इस युवा जादूगर को सद्भावना से कुछ याद दिलाने आया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बहुत आसानी से पास मिल गया था, लेकिन ये युवा जादूगर इसे बिल्कुल भी संजो कर नहीं रख रहा था। और चाहे वह किताबों को चुनने का तरीका हो या इन किताबों को पढ़ते समय उसका रवैया, वे दोनों ही बहुत लापरवाह लग रहे थे, जिनमें उचित गंभीरता का अभाव था। हो सकता है कि उसे अब इसके बारे में कुछ भी महसूस न हो, लेकिन कुछ सालों में जब वह महान जादूगर क्षेत्र पर हमला करने का प्रयास करेगा तो उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा कि वह उस समय पर्याप्त कर्तव्यनिष्ठ नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अधिक अनुभवी था और जिसे पुरानी पीढ़ी का हिस्सा माना जा सकता था, सोलोन वास्तव में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता था। कभी कभी यदि अवसर चूक गया तो उसे फिर से नहीं पकड़ा जा सकता था और बेकार के पछतावे के अलावा कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती थी। जादूगर मेहरा, वह सोलोन ने बात करना शुरू किया, फिर थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि यह व्यक्ति केवल प्रथम श्रेणी का जादूगर था, उसके पीछे सबसे अधिक संभावना एक महान कीमियागर खड़ा था।
स्वाभाविक रूप से वह उसे इस तरह से व्याख्यान नहीं दे सकता था जिससे उसका गुस्सा भड़क जाए। क्या? थोड़ी देर रुकने के बाद सोलोन ने जवाब दिया, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं बस ये पूछने आया था कि क्या जादूगर मेहरा की कोई मांग है। आप उच्चतम पास वाले महान मेहमानों में से एक हैं, इसलिए यदि आपकी कोई मांग है तो हम निश्चित रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इस विनम्र शुरुआत के बाद सोलोन रुक गया और अचानक बोला, ओह ठीक है जादूगर मेहरा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको कुछ पुस्तकों की सिफारिशों की आवश्यकता है। मैंने यहाँ 2 साल तक काम किया है और मुझे यहाँ की पुस्तकों की कुछ समझ है। सोलन को एक रैंक के जादूगर के साथ इतना विनम्र होने के बारे में थोड़ा असहाय महसूस हुआ। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस साथी के पीछे एक छिपा हुआ महान कीमियागर हो सकता है। इस स्थिति में यहाँ तक कि उसके शिक्षक सोलोमन भी बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर वह उसे कोई सुझाव देना भी चाहता था तो वह केवल बहुत ही चतुराई से इसकी सिफारिश कर सकता था। आखिरकार उसे परिणामों पर विचार करना था। अगर वह बहुत सीधा होता तो वह इस युवा जादूगर को परेशान कर सकता था और कौन जानता था कि उसका स्वभाव कैसा होगा। इस प्रकार सोलोन केवल मन ही मन आह भर सकता था, मैंने तुम्हें अवसर दिया है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसे पकड़ते हो या नहीं। मैं तुम्हें इससे कैसे परेशान कर सकता हूँ। आरव मेहरा को लगा कि यह थोड़ा झुंझलाहट भरा था। उसने आखिरकार एक दिन आराम करने का फैसला किया। तुम मुझे किस तरह की सिफारिश दे सकते हो? क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो? लेकिन मना करना अच्छा नहीं था क्योंकि आरव मेहरा समझ सकता था कि इस लाइब्रेरी मैनेजर के इरादे वाकई अच्छे हैं। इस प्रकार आरव मेहरा केवल कुछ विनम्र शब्द ही कह सकता था जबकि मन ही मन सोच रहा था कि वह उसे टालने के लिए किस तरह का बहाना बना सकता है। जादूगर मेहरा वाकई बहुत विनम्र है। किसी और बात की परवाह किए बिना आप हमारे सेज टॉवर के एक सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए आपको थोड़ी मदद की पेशकश करना निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए। युवा महान जादूगर ने फिर उत्साहपूर्वक कुछ पुस्तकों का परिचय देना शुरू किया। आपको प्रथम श्रेणी का जादूगर होना चाहिए, है ना? यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको गॉड के नोट्स का अध्ययन करने की सलाह दूंगा। वे नोट्स तीसरे राजवंश के अंतिम आर्कमेज गॉड द्वारा छोड़े गए थे। उन्होंने जादूगर क्षेत्र में अपनी प्रगति के दौरान अपने सभी अनुभवों को रिकॉर्ड किया। ओह हाँ, फेरल के अनुमान एक और दिलचस्प पुस्तक है। हालांकि उनके कई सिद्धांत पहले ही गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एक जंगली कल्पना के साथ नए विचारों पर विचार किया वह सीखने लायक है। जरूर, मैं बाद में जाकर देखूंगा। इस युवा महान जादूगर के इस मामले के प्रति बहुत भावुक होने के बावजूद आरव मेहरा के लिए ये सिफारिशें वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं थीं। वे बहुत उथले थे और पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए थे। वे उसके लिए अवकाश पढ़ने की सामग्री भी नहीं हो सकते थे। उन्हें पढ़ने से केवल एक सम्मोहन प्रभाव होगा जिससे वह उनिंदा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनमें आपकी रुचि नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप फ्लेम स्पीयर मंत्र पर शोध करें। यह महान जादूगर स्तर के मंत्रों के सबसे करीब का मंत्र है। भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह महसूस करते हुए कि दूसरा पक्ष लापरवाही से जवाब दे रहा था, सोलोन का स्वर कठोर हो गया। उसने विशेष रूप से अंतिम शब्द भविष्य पर जोर दिया ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह अब केवल प्रथम श्रेणी का जादूगर है। दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने यह सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वास्तव में फ्लेम स्पीयर मंत्र के उल्लेख ने उसे कुछ और याद दिलाया। ओह ठीक है जादूगर सोलोन, मैंने सुना है कि सेज टॉवर ने पूरा स्टार पाथ मंत्र एकत्र कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की अनुमति दी जा सकती है। अगर इस युग में कोई ऐसा मंत्र था जो आरव मेहरा को रुचिकर लग सकता था तो स्टार पाथ उनमें से एक होगा। अनगिनत वर्षों बाद भी जादुई सभ्यता के चरम पर उन शक्तिशाली जादूगरों का उस विशेष मंत्र के प्रति बहुत उच्च मूल्यांकन था। लिन यिन ने वास्तव में उस खस्ताहाल पुस्तकालय में स्टार पाथ मंत्र देखा था, लेकिन वह पहले से ही अनगिनत संपादन और संशोधनों से गुजर चुका था। आरव मेहरा ने कभी मूल संस्करण नहीं देखा था। स्टार पाथ, ये सुनकर सोलोन लगभग जोर से हंस पड़ा। ये सच था कि सेज टॉवर ने पूरा स्टार पाथ मंत्र एकत्र कर लिया था, लेकिन वह मंत्र निषिद्ध जादू के स्तर का था। भले ही बड़े 3 हाथ मिला लें, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। एकमात्र प्रथम श्रेणी का जादूगर इसके बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह न जानते हुए कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, सोलोन ने एक बार फिर उत्तर दिया, लेकिन वह पहले जैसा विनम्र नहीं था। जादूगर मेहरा, क्या आपको नहीं लगता कि अब आपके लिए स्टार पाथ का अध्ययन करना थोड़ा जल्दी है? मैं जो कह रहा हूं वह सुनने में शायद सुखद न लगे, लेकिन आप प्रथम श्रेणी के जादूगर हैं। इस पुस्तकालय में आपके लिए उपयुक्त बहुत सी पुस्तकें नहीं हैं और इसलिए आपके लिए उचित विकल्प वास्तव में सीमित हैं। ऐसा कोई नहीं है जो एक कदम में जादू की दुनिया के स्वर्ग में छलांग लगा सके। अगर मैं तुम्हारे सामने स्टार पाथ की व्यवस्था भी कर दूं तो क्या तुम किसी भी रून को समझ पाओगे? उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा बहुत चाहता था कि वह जवाब दे कि वह वाकई उन्हें समझ पाएगा। मैंने उन्हें इतनी बार देखा है, मैं उन्हें कैसे नहीं समझ सकता। दुर्भाग्य से युवा जादूगर ने उसे जवाब देने का अवसर नहीं दिया। ठीक है जादूगर मेहरा, मुझे अभी भी कुछ ध्यान रखना है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। सोलन शिकायतों से भरे पेट के साथ पुस्तकालय से बाहर निकला और थोड़ा सोचने के बाद वह एक बार फिर सेज टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में लौट आया।
सोलोमन चिमनी के पास बैठा था, उसके पतले शरीर पर एक ग्रे कंबल था, उसके घुटनों पर एक जादू की किताब खुली हुई थी और बीच बीच में उसे भयंकर खांसी आ रही थी। शिक्षक का शरीर खराब होता जा रहा है। सोलन ने अंदर घुसते ही अंदर से आह भरी। सोलोमन 20 साल पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह एक रहस्य था जिसके बारे में सेज टॉवर के कुछ ही लोग जानते थे। ज्यादातर जादूगरों को नहीं पता था कि मूल रूप से उसकी हालत किस वजह से हुई थी। इस गंभीर चोट की वजह से ही सोलोमन इतने सालों तक एकांत में रहा था। उसकी ताकत हाई मैच के शिखर पर रुक गई थी, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। गुरुजी, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है। क्या मुझे हाई मैच थॉप से आपके लिए कुछ औषधियां बनाने के लिए कहना चाहिए? नहीं, थॉप की औषधियां पीने के लिए बहुत अप्रिय हैं। मैं उन भयानक चीजों को नहीं पीना चाहता। वैसे भी इतने साल हो गए हैं और मेरा शरीर अभी भी विफल नहीं हुआ है। समझ गया। सोलोन के चेहरे पर उदासी थी। सोलोमन की हालत सेज टॉवर के सभी जादूगरों के मन में कांटा बनी हुई थी। सभी को उम्मीद थी कि हाई मैच जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को कोई कारगर उपाय नहीं मिला। यहाँ तक कि महान कीमियागर थॉप ने भी 2 साल तक कोशिश की थी, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सोलोमन के लिए समय समय पर दर्द कम करने के लिए कुछ औषधियां ही परिष्कृत कर पाता था जब उसकी हालत बिगड़ जाती थी। वास्तव में सोलोमन ने खुद भी इसे दिल पर नहीं लिया। ओह ठीक है, तुम लाइब्रेरी से आए हो। उस युवा जादूगर के साथ क्या चल रहा है? मेहरा अभी भी वही है। वह हर दिन सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। तुम इतने लंबे समय से संपर्क में हो, तुम उस युवा जादूगर के बारे में क्या सोचते हो? वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है और वह बहुत होशियार और विनम्र है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी समझ से परे की चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सोलन ने पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर आखिरकार समझाया। और ठीक है, आज उसने फेनरुसिन फॉर्मूला पर एक किताब देखी। जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैंने उसे यह कहते हुए सुना है कि यह एक गड़बड़ है। 15 गड़बड़। सोलन ने ध्यान से जो सुना था उस पर विचार किया और झिझकते हुए आगे कहा, ऐसा लग रहा था कि यह 7 तार सिद्धांत के बारे में था। ये केवल कुछ बुदाहट थी और सोलोन ने इसे दिल पर नहीं लिया था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये शब्द उसकी आंखें बंद करके आराम कर रहे बूढ़े जादूगर को अचानक सीधा बैठने और उसे तीखी नजर से देखने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप ये कह रहे हैं कि उसने फेनरुसिन फॉर्मूला को देखा और आकलन किया कि 7 तार सिद्धांत गड़बड़ था? हाँ, कमोबेश यही उसने कहा होगा। सोलोन अपने शिक्षक की अचानक प्रतिक्रिया से थोड़ा अभिभूत था। ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। सोलोमन मुस्कुराया और फिर एक मंत्र का जाप किया। एक हड्डीदार उंगली हवा में धीरे से फिसल गई क्योंकि उसकी उंगलियों पर भारी मात्रा में मैना इकट्ठा हो गया था। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली एक रोशनी उसके सामने हवा में फैल गई और उसके तुरंत बाद उसके सामने अंतरिक्ष का पूरा क्षेत्र फटा हुआ लग रहा था, जिससे सफेद रोशनी से बना एक पर्दा दिखाई दे रहा था। इस हल्के पर्दे में एक युवा जादूगर एक डेस्क पर बैठा था, आराम से एक किताब देख रहा था। समय समय पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, जबकि वह खुद से कुछ बातें बुदबुदा रहा था। ये सब कुछ पहले लाइब्रेरी में हुई हर घटना का दोहराव था। हाई मैच का टेम्पोरल रिकॉल 10 साल से भी पहले हुए दृश्य को भी ट्रैक कर सकता था। उस दृश्य की तो बात ही छोड़िए जो अभी अभी पास में हुआ था। बेशक घटना जितनी हाल की होगी, दृश्य उतना ही स्पष्ट होगा। अभी भी हल्के पर्दे में दृश्य इतना स्पष्ट था कि युवा जादूगर का एक एक बाल साफ साफ देखा जा सकता था। यहाँ तक कि सोलोन को भी अपने शिक्षक के पीछे से सभी विवरण देखने में कोई समस्या नहीं हुई। वह युवा जादूगर फेनरुसिन फॉर्मूला के बारे में किताब पकड़े हुए था, बहुत तेजी से पन्नों को पलट रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वह किसी हास्यास्पद चीज को देख रहा हो। इसमें इतनी हास्यास्पद क्या है? युवा सोलोन ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। लेकिन उसके सामने मौजूद हाई मैच ने कुछ नोटिस किया, क्योंकि उसके बूढ़े चेहरे पर अचानक आश्चर्य दिखाई दिया। जब वह किताब के 12वें पेज पर पहुंचा तो लाइट पर्दे पर मौजूद युवा जादूगर ने किताब नीचे रख दी और उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा उपहासपूर्ण लग रही थी, क्योंकि वह चेहरे पर हाथ मारते हुए कुछ बातें बुदबुदा रहा था। पहले तो सोलोमन का चेहरा आश्चर्य से भर गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि युवा जादूगर ने क्या बुदबुदाया है तो हाई मैच का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और टेम्पोरल रिकॉल डालने वाला दाहिना हाथ अचानक हिल गया, जिससे सफेद रोशनी का पर्दा टिमटिमाने लगा, जिससे छवि फोकस खो गई। शिक्षक, आप? युवा महान जादूगर चिंतित था। कई सालों में ये पहली बार था जब उसने अपने शिक्षक को सेज टॉवर में खुद को भूलते हुए देखा था। ये कुछ भी नहीं है। सोलोमन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने टेम्पोरल रिकॉल मंत्र को बिखेर दिया था, जो पहले से ही अपनी स्थिरता खो चुका था। ठीक है, आप पहले चले जाए, मुझे कुछ सोचना है। हाँ शिक्षक। सोलोमन के बाहर जाने के बाद अध्ययन एक बार फिर शांत हो गया। सोलोमन उठने से पहले थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। वह अपने कमरे के किनारे एक डेस्क पर गया और एक पत्र लिखना शुरू करने के लिए बैठ गया। ये पत्र स्टार सेज जोई को लिखा गया था, जो पूर्व के 3 आर्कमेज में से एक था। वह भी था जिसने सोलोमन को 20 साल तक पढ़ाया था। सोलोमन ने टेम्पोरल रिकॉल का उपयोग करते हुए जो कुछ भी देखा था उसे लिख लिया। सोलोमन ने सोलोमन को यह नहीं बताया कि राजीव मेहरा पहले जादूगर नहीं थे जिन्होंने कहा था कि 7 स्ट्रिंग सिद्धांत गड़बड़ है।
शब्दों ने सोलोमन को याद दिलाया था कि उसने कम से कम एक अन्य जादूगर को पहले ऐसा कहते हुए सुना था, और वह स्टार सेज जो ही था। कुछ साल पहले क्लाउड टॉवर में 7 स्ट्रिंग सिद्धांत पर कुछ शोध किया गया था और उस कार्य का प्रभारी स्टार सेज था। उस समय उसने वही शब्द कहे थे कि 7 स्ट्रिंग सिद्धांत बस एक गड़बड़ है। इसने न जाने कितने जादूगरों को एक घुमावदार रास्ते पर भेज दिया था। लेकिन क्लाउड टॉवर में 7 स्ट्रिंग सिद्धांत पर शोध में बहुत प्रगति नहीं हुई। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण डेटा की कमी थी, जिससे पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया। लेकिन अभी फेनरुसेन फॉर्मूला के 12वें पृष्ठ को देखने पर उस युवा जादूगर ने खुद से कुछ वाक्य बुदबुदाए थे। टेम्पोरल रिकॉल ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, इसलिए सोलोमन ने वास्तव में नहीं सुना कि युवा जादूगर ने क्या कहा था। हालांकि वह होंठ पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि उसने इस मंत्र का कितनी बार इस्तेमाल किया था। जादूगर ने नैसा भाषा में कुछ बुदबुदाया था। उसके शब्दों में डेटा के 4 मुख्य अंश थे, और वे 4 मुख्य बिंदु हो सकते हैं जो 7 स्ट्रिंग सिद्धांत को गलत साबित कर सकते हैं। यही कारण था कि सोलोमन इतना उत्तेजित था। पत्र समाप्त करने के बाद सोलोमन ने लिफाफा सील कर दिया और सोलोन को वापस आने के लिए बुलाया। ये पत्र क्लाउड टॉवर को भेजो, ये स्टार सेज जोई के लिए है। हाँ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह हो जाए। ठीक है, कल जब राजीव मेहरा आए तो उसे यहाँ बुलाओ। मुझे उससे कुछ बातें पूछनी हैं। मैं पूछूंगा, गुरु। जब सोलोन एक बार फिर अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तो उसका मन संदेह और विस्मय से भरा हुआ था। आखिरकार सोलोमन का अध्ययन कक्ष ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई भी प्रवेश कर सकता था। यहां तक कि मोंची और रयान को भी केवल स्वागत कक्ष में आमंत्रित किया गया था। उनमें से एक 1000 सल सिटी का एक अमीर व्यापारी था और दूसरा एक महान जादूगर था जो अभी 30 वर्ष का भी नहीं था, और वे एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए थे जिसे महीनों से तैयार किया गया था। उस युवा जादूगर में ऐसा क्या खास था? लेकिन गड़बड़ के बारे में टिप्पणी ने उसके शिक्षक को अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था और टेम्पोरल रिकॉल को बनाए रखने में विफल कर दिया था। और अब वह उस युवा जादूगर को बातचीत के लिए अपने अध्ययन कक्ष में आमंत्रित भी कर रहा था। ... अंत में आरव मेहरा अगले दिन लाइब्रेरी नहीं गया। वह दिन गिल्डेड रोज के फिर से खुलने का दिन था। नीलामी से 30,000 सोने के साथ बूढ़ा बटलर बहुत अधिक निश्चिंत था। उन्होंने न केवल फारियों का कर्ज चुकाया था, बल्कि बटलर ने फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुनरुद्धार की योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी थीं। आरव मेहरा शुरू में इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहते थे। 30,000 इतनी बड़ी रकम नहीं थी और वह रोजमर्रा के खर्चों से निपटने के लिए बस कुछ जादुई सामान खरीद सकते थे। लेकिन फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पुनर्जीवित करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? लेकिन बूढ़ा बटलर उस मामले को निपटाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आरव मेहरा द्वारा उसे कुछ बार मना करने के बाद बूढ़ा बटलर एक बदमाश की तरह व्यवहार करने लगा। वह हर दिन आरव मेहरा की सुनने की सीमा के भीतर आहें भरता था, इस बारे में बात करते हुए कि वह अपनी उम्र में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसे पता है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर वह अचानक चला जाता और स्वर्ग में पुराने गुरु से मिलता तो क्या उसे यह समझाना पड़ता कि इतने सालों की समृद्धि के बाद फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब मरने की कगार पर है। अंत में आरव मेहरा के पास रियायतें देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुनरुद्धार का जिक्र करना अभी बेकार था, लेकिन गिल्डेड रोज को लगभग तुरंत ही फिर से खोला जा सकता था। इस प्रकार जो 20 कुछ हजार सोना बचा था उसे नवीनीकरण, कर्मचारी भर्ती और सामग्री खरीद में लगा दिया गया। पैसे में से ज्यादा कुछ नहीं बचा। बूढ़ा बटलर अवाक रह गया। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। कीमियागर का क्या? कीमियागर के बिना कीमियागर कार्यशाला, बिना शेफ के रेस्टोरेंट खोलने में क्या फर्क है? जब यह मामला सामने आया तो बूढ़े आदमी के बाल और सफेद हो गए थे। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि कीमियागरों का दर्जा बहुत ऊंचा था। अगर 20,000 सोना भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता तो भी यह शायद एक शीर्ष कीमियागर के 2 महीने के वेतन के लिए ही पर्याप्त होता। अब तो उनके पास सिर्फ कुछ 100 सोना ही बचा था। क्या उन्हें इसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षु कीमियागरों को काम पर रखना पड़ा? इससे उनकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। चूंकि कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए आरव मेहरा को खुद ही काम करना पड़ा। एक दिन पहले सेज टॉवर से बाहर आने के बाद आरव मेहरा सीधे घर नहीं गया, बल्कि गिल्डेड रोज की कीमिया प्रयोगशाला में चला गया। उसने पूरी रात बची हुई सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करके 1 दर्जन औषधियां, कुछ जादुई कवच और जादुई हथियार बनाने में बिताए। जहां तक जादुई औजारों की बात है तो वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। वह घटिया सामग्री से प्रतिबंधित था। भले ही आरव मेहरा के पास उस युग से परे का ज्ञान हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं से चमत्कार नहीं कर सकता था। जहां तक भव्य पुनः उद्घाटन की बात है, आरव मेहरा को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पुराने बटलर के हाथ में था। आरव मेहरा ने सोने के लिए गिल्डेड रोज में एक कमरा ढूंढने से पहले बस एक रात के काम के नतीजे सौंप दिए। रात भर कड़ी मेहनत करने के बाद एक ऊर्जावान कीमियागर भी इसे संभाल नहीं पाएगा। आरव मेहरा का मन भंवर आम जादूगरों से कहीं ज्यादा मजबूत था, जबकि उनके दिमाग में इस युग के लोगों से कहीं ज्यादा कीमिया का ज्ञान था। कई समस्याएं जो उनके समकालीन लोग नहीं सुलझा पाते, वे उनके हाथों में सामान्य मामले थे। लेकिन अगर ऐसा था भी तो इस रात ने आरव मेहरा की सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी, क्योंकि उनके शरीर के भीतर का मन भंवर ओवरलोड पर काम कर रहा था, लगभग उनके भंडार को खत्म कर रहा था।
कुछ देर आराम करने के लिए लेट पाना काफी अच्छा था। वह दोपहर तक सोता रहा और जब सूरज ढलने वाला था तो आरव मेहरा को एक तेज आवाज ने जगा दिया। कोई मौत को दावत दे रहा है। आरव मेहरा ने कहा, अभी भी आधा सोया हुआ, फिर थोड़ा और आराम करने की कोशिश करने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़ा व्यक्ति जानबूझकर उसके खिलाफ था। इससे पहले कि वह करवट बदल पाता, उसने बाहर से एक तेज धमाका सुना। ये दरवाजे से नहीं बल्कि बिक्री काउंटर से था। अब इसे बंद करो। इस बार आरव मेहरा इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में बिस्तर से उठ गया, अपने कपड़े पहने और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करता है। हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने लोगों के एक समूह को एक घेरे में देखा। एक शेल्फ गिरा दी गई थी, काउंटर को तोड़ दिया गया था और हाल ही में सजाया गया हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ कर्मचारी पहले से ही एक तरफ झुके हुए थे जबकि बूढ़ा बटलर उस समूह के साथ जोर से बहस कर रहा था। एक युवा जादूगर विशेष रूप से विशिष्ट लग रहा था। सब कुछ तोड़ दो। तुम मुझे नकली सामान बेचने की हिम्मत कैसे करोगे? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? मैं तुम्हें बता दूंगा बूढ़े आदमी, अगर तुम अभी मेहरा को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं न केवल इस चोर की दुकान को तोड़ दूंगा बल्कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनियन को इसकी रिपोर्ट करूंगा और 1000 सल्स सिटी के लोगों को दिखाऊंगा कि फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितना बेशर्म है। यहाँ से निकल जाओ, ये जगह तुम्हारा स्वागत नहीं करती। बूढ़ा बटलर 20 साल से लोकेश मेहरा का पीछा कर रहा था। वह फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता था। मेसन को फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपमान करते हुए सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भड़क गया और चाहे वे ग्राहक हो या नहीं, उसने मेसन को बाहर की ओर धकेलने के लिए अपने हाथ उठाए। बूढ़ा बटलर एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए अगर वह 20 साल छोटा भी होता तो वह जादूगर को धमका नहीं पाता। लेकिन मेसन बूढ़े बटलर पर ध्यान नहीं दे रहा था, बहुत उत्साहित था, इशारे कर रहा था और चिल्लाते हुए लार टपका रहा था और इस तरह उसे पीछे धकेल दिया गया जिससे वह लड़खड़ा गया। बूढ़े बूढ़े, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। इस बार मेसन के चेहरे पर और भी बुरा भाव था। एक शक्तिशाली जादूगर को 60 वर्षीय बटलर ने लगभग नीचे गिरा दिया। अगर यह बात फैल गई तो क्या कोई अब भी उसका सम्मान करेगा? 16 डगमगाने से उबरने के बाद मेसन की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी और उसके हाथ में जादू का डंडा सक्रिय हो गया। अंत में मणि ने भयंकर मन उतार चढ़ाव जारी किया। इसे आजमाएं। आरव मेहरा पहले से ही बहस के दौरान आ चुके थे और हालांकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके आसपास के मन के उतार चढ़ाव ने सभी को बता दिया कि अगर मेसन ने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो युवा मास्टर निश्चित रूप से विनम्र नहीं होंगे। मेहरा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। जैसे ही उसने आरव मेहरा को आते देखा, मेसन ने बूढ़े बटलर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने फिर भी अपना दबंग रवैया बनाए रखा। मैं अच्छे इरादों के साथ आया था और आपके गिल्डेड रोज के फिर से खुलने पर आपको कुछ व्यवसाय देने के लिए दोस्तों को लाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नकली सामान बेचेंगे। मेरे दोस्त ने अभी अभी आपका पोषण पिया है और उसे कुछ समस्याएं हैं। आपको उसे मुआवजा देना चाहिए। मुझे पता है कि यह ड्रैगन आई रत्न काफी कीमती है, लेकिन मुझे देखने के लिए आपको इसे इतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। आरव मेहरा के करीब आने के बाद उसने सबसे पहले मेसन के जादू के डंडे को दूर धकेला और फिर लापरवाही से पूछा, तुम्हारे दोस्त ने कौन सी औषधि पी थी जिससे उसे समस्या हुई? वह हीलिंग पोशन था। मेसन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसने पहले भी पूछा था और हीलिंग पोशन वास्तव में प्रथम श्रेणी के पोशन थे। हजारों सल्स सिटी में इतने कीमियागर नहीं थे जो प्रभावी हीलिंग पोशन बना सकें और उन सभी का दर्जा ऊंचा था। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें मौजूदा गिल्डेड रोज काम पर रख सकता था। इसके अलावा वह हीलिंग पोशन गहरे लाल रंग का था। केवल असफल हीलिंग पोशन ही गहरे लाल रंग के होते थे। देखो, उसने पहले ही आधे से ज्यादा पोशन पी लिया था और उसकी चोट में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा जो घाव पहले से ही पपड़ीदार था उसमें से फिर से खून बहने लगा। मेसन ने समझाते हुए अपने अधीनस्थों को स्ट्रेचर लाने को कहा। एक युवा व्यक्ति जो शायद अपने अंतिम 20वें दशक में था स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसका दाहिना हाथ जख्मी था और पट्टी खोलने के बाद एक गहरा और लंबा घाव दिखाई दिया और खून के धब्बों और अवशेषों से यह स्पष्ट था कि यह वास्तव में फटने से पहले ठीक हो रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुम अपने चाचा का कर्ज भी नहीं चुका सकते, लेकिन निश्चित रूप से इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होगा। हमारी दोस्ती की खातिर मैं अपने पिता से पूछूंगा कि क्या वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन नकली औषधियों का क्या? मेसन के चेहरे पर एक दुखी और उदास भाव था, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तुमने मुझे सेज टॉवर में अपमानित करने की हिम्मत की, इसलिए आज मैं तुम्हारी कार्यशाला को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करूंगा। वास्तव में वह तथाकथित दोस्त वह था जिसे मैंने कुछ 100 सोने के सिक्के खर्च करके काम पर रखा था। वह मेरे लिए उसके दाहिने हाथ पर घाव को काटने के लिए सहमत हो गया। जहां तक उस उपचार औषधि की बात है, मैंने पहले ही लोगों से उसका आधा हिस्सा फेंकवा दिया है। शेष आधा हिस्सा सबूत के तौर पर काफी होना चाहिए। उस आदमी की गवाही और औषधि के साथ तुम ही पीड़ित होगे। मेसन को लगा कि राजीव की किस्मत लगभग तय हो चुकी है। तुम क्या करोगे? ये कहने की योजना बना रहे हो कि यह उपचार औषधि असली है?
ये कितना मजाक है, तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम केवल सपने ही देख सकते हो। ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक महान कीमियागर है, उसने अपनी छाती थपथपाए और गारंटी दी कि गहरे लाल रंग की उपचार औषधि निश्चित रूप से एक असफल उत्पाद थी। तुम क्या सोचते हो, मैं असहाय हूँ, मेरे दोस्त को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हारा गिल्डेड रोज इस बारे में क्या सोचता है? मेरे पास एक बहुत ही सरल सुझाव है। पहला ये कि मेरे दोस्त को मुआवजा दो, मुझे लगता है कि 10,000 सोना ठीक होना चाहिए। अगर तुम इसे हासिल नहीं कर सकते तो तुम में निश्चित रूप से ईमानदारी की कमी है। उस स्थिति में तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि गिल्डेड रोज ने उसे एक नकली औषधि बेची थी जिससे उसे नुकसान हुआ, और फिर गारंटी देनी होगी कि ऐसी चीजें फिर कभी नहीं होंगी। यहाँ तक कि मेसन को भी लगा कि दोनों शर्तें कठोर थीं। पूरा थाउजेंड सल सिटी जानता था कि फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिवालिया हो चुका है और लोकेश मेहरा का बेटा अपने चाचा का कर्ज नहीं चुका पा रहा है। वह मुआवजे के लिए 10,000 सोना कैसे जुटा सकता था? इसके अलावा मुआवजे का मामला सुलझने से पहले ही उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि उसने नकली औषधि बेची थी। ये वाकई बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसके बाद थाउजेंड सल सिटी में गर्व से सिर उठाना राजीव मेहरा के लिए एक सपना होगा। बेशक जब ये दो शर्तें रखी गईं तो मेसन पहले से ही मुआवजे की रकम पर मोलतोल करने के लिए तैयार था। जब समय आया तो जब तक वह दूसरी शर्त पर जोर देता तब तक सब ठीक था। जहां तक 10,000 सोने की बात है तो उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसका लक्ष्य उस बच्चे के स्वाभिमान को बेरहमी से कुचलना था। यह उचित लगता है, हमारा गिल्डेड रोज व्यवसाय करने के लिए खुल गया है, इसलिए यदि वास्तव में उस उपचार औषधि में कोई समस्या थी तो मुआवजा देना और माफी मांगना स्वाभाविक बात है। कौन जानता था कि आरव मेहरा बहुत सीधा साधा होगा और इस मामले पर बिल्कुल भी बहस नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेसन, जो हमेशा इस बारे में सोचता रहता था कि इस आदमी को कैसे शर्मिंदा किया जाए ताकि उसका बदला लिया जा सके, वह भी स्तब्ध रह गया। उसने और भी बहुत सारे तर्क तैयार किए थे। वह इतनी जल्दी कैसे मान सकता है? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ प्रयास बचाना भी अच्छा है। चूंकि ऐसा है तो जल्दी करो और इसे सुलझाओ। तुम्हें मुआवजा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मेरे पास अभी भी काम है, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। अरे मेसन, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कहा, यदि वास्तव में उपचार औषधि में कोई समस्या थी, तुम्हें इसका मतलब समझना चाहिए, है न? या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेसन के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। लगता है कि तुम सच में समझ नहीं पाए। आरव मेहरा ने खेदपूर्वक अपना सिर हिलाया, मन ही मन नोसेंट की अनिवार्य शिक्षा के मानकों को कोसते हुए, बहुत धैर्यपूर्वक मेसन को समझाते हुए। मेरा मतलब यह है कि अगर उस उपचार औषधि के साथ कोई समस्या है तो हम निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति करेंगे और माफी मांगेंगे, लेकिन अगर उस उपचार औषधि के साथ कोई समस्या नहीं है तो मुझे आश्चर्य है कि जादूगर मेसन क्या करने की योजना बना रहा है। कोई समस्या नहीं। मेसन ने अपना सिर नीचे करके उपचार औषधि की आधी खाली बोतल को देखा, और जब उसने भद्दा गहरा लाल रंग देखा तो उसने अपना संकल्प मजबूत किया और घोषणा की, अगर उस उपचार औषधि के साथ कोई समस्या नहीं है तो मैं इसकी बोतल खा लूंगा। अच्छा। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और कोने में एक कर्मचारी को इशारा किया। आप कृपया आएं। वह कर्मचारी लगभग 20 साल का था। उसके शरीर पर हल्का सा मानसिक उतार चढ़ाव देखा जा सकता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अभी अभी जादू का प्रशिक्षु बना हो। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि जादू की पढ़ाई बहुत महंगी थी। राजीव मेहरा या मेसन जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना एक औसत व्यक्ति बस इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए अधिकांश जादू प्रशिक्षु बोझ को कम करने के लिए काम की तलाश करेंगे। आपका नाम क्या है? बॉस, मेरा नाम रैमी है। बहुत बढ़िया रैमी, क्या आप अगले महीने से अपने वेतन में 100 स्वर्ण की वृद्धि चाहते हैं? यदि आप तैयार हैं तो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाएं। हालांकि युवा प्रशिक्षु ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली थी, लेकिन उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। उसका वर्तमान वेतन केवल 100 स्वर्ण था, इसलिए उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ाने से उसका वेतन दोगुना कैसे हो सकता है? क्या ये बहुत तर्कहीन नहीं था? जब वह इसके बारे में सोच रहा था तो उसे अचानक अपने दाहिने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उफ! रैमी को ठंड लग गई जब उसने नीचे देखा और देखा कि उसके बॉस ने उसे गहरा घाव दिया है। अरे, मुझे पता था कि मेरी सैलरी को दोगुना करने का ऑफर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे इस उपचार औषधि का स्वाद परखने में मदद करो। आरव मेहरा ने औषधि का बचा हुआ आधा हिस्सा मुझे देते हुए कहा। बस इसे घूरते मत रहो, जल्दी से पी लो, मुझे अभी भी बहुत कुछ संभालना है। 17 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रैमी ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन आखिरकार वह अपने वेतन को दोगुना करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने अपने दांत पीस लिए और फिर औषधि की बची हुई आधी से ज्यादा सामग्री पी ली, जबकि अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहा था, बॉस कृपया मुझे धोखा न दें। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसके हाथ पर घाव अचानक खुजलाने लगा और उसकी चकित निगाहों के सामने गहरा घाव तेजी से ठीक हो गया। वह उपचार औषधि असली है। रैमी के आश्चर्यचकित चिल्लाने के साथ ही दूसरों ने भी घाव पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर मेसन ने। उसका मुंह खुला हुआ था और वह उसे बंद नहीं कर पा रहा था।
अरे, एक गहरे लाल रंग की उपचार औषधि वास्तव में असली कैसे हो सकती है? एक गहरे लाल रंग की औषधि एक असफल औषधि है, यही महान कीमियागर ने कहा है। ये निश्चित रूप से किसी तरह की चाल है। इसके बारे में क्या, जादूगर मेसन, क्या आप कहेंगे कि हमारे गिल्डेड रोज की उपचार औषधि प्रभावी है? आरव मेहरा ने धीमी आवाज में बात की, लेकिन मेसन के कानों में उसकी आवाज चुभने लगी। उसने कुछ देर सोचा और जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं सोच पाया, इसलिए उसने गुस्से से देखा। राजीव मेहरा, तुमने जरूर कुछ किया है। गहरे लाल रंग की हीलिंग पोशन वास्तव में कैसे काम कर सकती है? यही तो होना चाहिए। वह आदमी आखिर तुम्हारा ही कोई कर्मचारी था, कौन जाने तुमने किस तरह की तरकीब निकाली थी। सच। मेसन की बात सुनने के बाद उसने सिर हिलाया और सहमति जताई। ये हीलिंग पोशन गिल्डेड रोज द्वारा बेचा जा रहा है और गिल्डेड रोज के एक कर्मचारी ने अभी अभी इसके प्रभावों का परीक्षण किया है। ये थोड़ा अनुचित लगता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। मेसन ने बीच में ही बात काट दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके पैरों के नीचे से एक चटकने की आवाज आई। इसके बाद एक खून जमा देने वाली चीख निकली। मेसन के पैरों के नीचे से अचानक खून से लाल रंग की एक बेल फूट पड़ी। ये चमकीली लाल थी और इसमें से घनी खूनी गंध आ रही थी। वह रक्त लाल बेल जल्दी से मेसन के चारों ओर लिपट गई, उसके पैरों से शुरू होकर उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। इसने उसे बहुत कसकर जकड़ लिया, इस हद तक कि चाहे मेसन कितना भी संघर्ष करे या चिल्लाए, वह वाइपर जैसी बेल को रोक नहीं सका। ब्लड वाइन्स मंत्र, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। वास्तव में 5वीं रैंक ब्लड वाइन्स मंत्र। ये वास्तव में एक भयावह मंत्र था। यह अफवाह थी कि यह एक दानव से आया था और रसातल की रक्त चूसने वाली लताओं के आधार पर बनाया गया था। इस जादू ने रेंगने वाली लताओं का निर्माण किया जो बिल्कुल रक्त चूसने वाली लताओं की तरह थीं। एक बार जब वे किसी लक्ष्य के चारों ओर लिपट जाते तो उनके कांटे लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते और लालच से शिकार का खून चूस लेते। यदि जादूगर ने मंत्र को नहीं रोका तो लक्ष्य अंततः सूख जाएगा जब तक कि वह एक सूखी लाश न बन जाए। तुम क्या सोच रहे हो? जब उसने सोचा कि उसके साथ क्या होगा तो मेसन को पहली बार मौत का डर महसूस हुआ और उसकी आवाज कर्कश और शुष्क हो गई। क्या मैंने अभी नहीं समझाया? मैं सहमत हूं कि गिल्डेड रोज से किसी को भी औषधि की प्रभावशीलता का परीक्षण करना वास्तव में अनुचित है। इसलिए मेरा मानना है कि जादूगर मेसन द्वारा प्रभाव प्रदर्शित करना बहुत बेहतर है। आरव मेहरा की आवाज अभी भी पूरी तरह से शांत थी। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन सोच सकता था कि इतना सौम्य युवक ऐसा भयावह जादू कर रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, मैं क्षतिपूर्ति करूंगा, मैं माफी मांगूंगा। घबराए हुए मेसन के लिए यह मुस्कान किसी भी दुष्ट मुस्कान से कहीं ज्यादा भयावह थी। मेसन, जिसे कभी कोई असफलता नहीं मिली थी, इस बार वास्तव में अपने जीवन के लिए डर रहा था। उसके चारों ओर खून की लताएं और भी कसकर कुंडलित हो रही थीं क्योंकि तीखे कांटे एक के बाद एक उसकी त्वचा को छेदते जा रहे थे। उसका खून लगातार कांटों द्वारा सोख लिया जा रहा था। मेसन को पहले से ही अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी थी। संघर्ष, चीखना, विनती करना। मेसन कसाई के चाकू के नीचे भेड़ की तरह लग रहा था। माफी के लिए बेतुके ढंग से भीख मांगने के अलावा केवल हताश चीखें और उबड़ खाबड़ सांसें थीं। मेसन द्वारा लाए गए अधीनस्थों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे रक्त की लताओं को तोड़ नहीं पाए। आरव मेहरा के निर्देश के बिना भी उन पागलों की तरह फैली रक्त की लताओं ने उन्हें दूर रखा। जल्द ही कमरे में केवल एक भावुक लाल द्रव्यमान दिखाई दिया। आरव मेहरा ने बिना किसी जल्दबाजी के टिप्पणी की, मैज मेसन को वास्तव में चुटकुले बनाना पसंद है। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? गिल्डेड रोज व्यापार के लिए खुला है और ग्राहक राजा हैं। हत्या ऐसी चीज है जो यहाँ कभी नहीं होगी। हम केवल इस उपचार औषधि की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए एक दोस्ताना बातचीत कर रहे हैं। हाँ, जांच करें, जांच करें। इस समय मेसन केवल इतना ही कह सका। संदिग्ध औषधि का परीक्षण करना तो दूर की बात है, भले ही आरव मेहरा ने उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि वह एक भूत है, मेसन इस बिंदु पर बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। अच्छा, अब हम परीक्षण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आरव मेहरा ने मेसन की ओर देखा और फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे किया जो ब्लड वाइन स्पेल को नियंत्रित कर रहा था। अत्याचारी रक्त की लताएं जादुई उतार चढ़ाव के साथ भूमिगत हो गईं, एक पल में गायब हो गईं, जैसे कि यह सब कभी हुआ ही ना हो। ऐसा लगा जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। मेसन, जो अभी अभी मौत से बाल बाल बचा था, एकमात्र सबूत था कि वे अत्याचारी रक्त की लताएं वास्तव में प्रकट हुई थीं। वे उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं और उसकी त्वचा को नुकीले कांटों से छेद रही थीं, जिससे कई छोटे छोटे घाव हो गए थे। इस समय मेसन ऐसा लग रहा था जैसे उसे मधुमक्खियों के छत्ते ने डंक मार दिया हो। उसे देखते ही लोगों को थोड़ा मिचली आ रही थी। खून लगातार बह रहा था और कुछ ही समय में खून का एक पोखर जमीन पर रंग गया। मेसन अपनी आखिरी सांस पर था क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था। अगर कोई बेहतरीन डॉक्टर भी उसकी हालत देखता तो शायद वह उसे अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए घर भेजते समय अपना सिर हिलाता। आरव मेहरा ने हीलिंग पोशन के बचे हुए अवशेषों को मेसन के सामने रखा और एक बार फिर मेसन के घावों को देखने के बाद उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। इस तरह की चोट काफी हद तक आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस अमानवीय कथन को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग, जिसमें एक पल पहले काटा गया युवा प्रशिक्षु भी शामिल था, तुरंत ठंडा पड़ गया।
अच्छा जादूगर मेसन, मुझे इसे पीने के लिए आपको परेशान करना होगा, आइए इसके प्रभावों को देखें। आरव मेहरा ने उसे सहारा दिया। मेसन ने कुछ कठिनाई के साथ खुद को सीधा किया। फिर उसने हीलिंग पोशन के बचे हुए हिस्से को पीने के लिए संघर्ष किया। पूरे समय मेसन ने आरव मेहरा को देखने की हिम्मत नहीं की। उन रक्तलताओं ने निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। हीलिंग पोशन ने एक बार फिर अपने चमत्कारी प्रभाव दिखाए। मेसन ने अभी आखिरी घूंट ही पिया था, फिर भी खून से सने घाव भरने लगे थे और आधे घंटे से भी कम समय में मेसन को पहले जैसा अच्छा कहा जा सकता था। अगर उसका पूरा जादूगर का गाउन अभी भी अस्त व्यस्त न होता तो मेसन लगभग कल्पना कर सकता था कि जो कुछ भी हुआ था वह एक दुष्स्वप्न था, एक बेहद भयावह दुष्स्वप्न। आखिरकार उस दुष्स्वप्न से जागने के बाद वह गिल्डेड रोज में रहने की हिम्मत कैसे कर सकता था। अपनी चोट पूरी तरह से ठीक होने के बाद वह अपने अधीनस्थों के साथ निराश होकर जाने वाला था। रुको, लेकिन अंत में दुष्स्वप्न वाली आवाज एक बार फिर गूंजी और मेसन पूरी तरह से सख्त हो गया। क्या है? मेसन ने अपना मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। जादूगर मेसन, क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? क्या हम सहमत नहीं हुए? अगर इस औषधि का अच्छा असर होता तो आप बोतल खा जाते। जादूगर मेसन, आप ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेसन का चेहरा अचानक जम गया। मुट्ठी भर पोषण की बोतल देखकर मेसन को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसका दिल मर रहा है। कैसा है जादूगर मेसन? क्या तुम इसे खुद खा रहे हो या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बॉन एपेटिट 18। रेमी, मुझे इसका ख्याल रखने में मदद करो। जब जादूगर मेसन अपना खाना खत्म कर ले तो उसे हमारे वर्कशॉप को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए याद दिलाना मत भूलना, आरव मेहरा ने जम्हाई लेते हुए समझाया। वह वाकई बहुत थक गया था। उस पूरी रात के काम से उसका आउटपुट कई कीमियागरों के लिए 1 महीने के बराबर था और उसे ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक अच्छी नींद की जरूरत होगी। दुर्भाग्य से सोने के लिए वापस जाने का उसका विचार तुरंत ही नष्ट हो गया। आरव मेहरा मुश्किल से ही जाने के लिए मुड़े थे कि गिल्डेड रोज के बाहर शोर सुनाई दिया। उसके बाद एक युवा जादूगर ने दरवाजा खोला। ये युवा जादूगर अभी 30 साल का भी नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके गाउन की कफ में एक उम्मीद की किरण थी। एक महान जादूगर के रूप में उसकी पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब वह अंदर आया तो कई दर्शकों ने उसे पहचान लिया। पूरे थाउजेंड सल सिटी में इतना युवा महान जादूगर सिर्फ एक ही था, मोंची का सबसे बड़ा बेटा रयान। ऐसा कहा जाता है कि रयान ने बचपन में ही चौंकाने वाले जादुई उपहार दिखाए थे और मोंची ने मूल रूप से उसे ओकलैंड मैजिक स्कूल भेजने की योजना बनाई थी। लेकिन जब वह 15 साल का था तो राज्य के एक शक्तिशाली गुरु ने उनसे मुलाकात की और फिर कुछ ही समय बाद रयान के साथ चले गए। ये 10 साल पहले की बात है और काफी हाल ही में रयान, जो पहले से ही एक महान जादूगर बन चुका था, थाउजेंड सल सिटी में वापस आ गया। जल्द ही थाउजेंड सल सिटी में हर कोई हैरान रह गया। एक महान जादूगर जो अभी अपने 30वें दशक तक नहीं पहुंचा था, ये किस तरह का विचार था? यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो शायद 100 साल में भी दिखाई न दे। वह सबसे अधिक संभावना है कि वह उच्च जादूगर के दायरे में पैर रख सके और उस समय वह एक ऐसा अस्तित्व बन सकता है जो सेज टॉवर के उन तीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। ये खबर फैलने के बाद विशेष रूप से प्रशंसनीय लग रहा था कि मोंची और रयान ने सेज टॉवर का दौरा किया और बड़े 3 में से एक सोलोमन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा किया। थाउजेंड सल सिटी में रयान की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। सोलोमन कौन था? वह एक ऐसा अस्तित्व था जो एक जीवित किंवदंती बनने के करीब था। इतने सालों में अनगिनत लोग सेज टॉवर का दौरा कर चुके थे, लेकिन कितने लोगों को सोलोमन ने व्यक्तिगत रूप से विदा किया था? उन्हें सिर्फ एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। रयान का नाम थाउजेंड सल सिटी में इतनी तेजी से फैल गया कि यह उसके पिता मोंची, ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से भी आगे निकल गया। यहाँ तक कि वे युवा जादू के प्रशिक्षु जो अभी अभी सफल हुए थे और जादूगर बन गए थे, वे भी उसे अपना आदर्श मानते थे। हर प्रमुख शक्ति के उच्च अधिकारी रयान के प्रति बहुत विनम्र थे, खासकर जब उन्होंने सुना कि रयान की अभी शादी नहीं हुई है और उसकी सगाई भी नहीं हुई है। बेटियों वाले कुछ परिवार मोंची से शादी करने के लिए मिलने लगे थे। इस तरह के ध्यान के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। 30 साल की उम्र से पहले ही एक महान जादूगर बनना बहुत ही शानदार था, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी इसे समझ सकता था। जब तक वह किसी अविश्वसनीय बाधा में नहीं फंसता, रयान की संभावनाएं निश्चित रूप से उज्ज्वल थीं। जल्दी या बाद में वह सेज टॉवर के शीर्ष 3 के बराबर एक भव्य व्यक्ति बन जाएगा, या शायद उनसे भी आगे निकल जाएगा। आखिरकार थाउजेंड सल सिटी के शिखर पर अकेले खड़ा होना असंभव नहीं लगता था। और अब एक चौंकाने वाली प्रभावशाली प्रतिष्ठा वाला ये युवा महान जादूगर एक साधारण काले गाउन में सजे गिल्डेड रोज के द्वार पर खड़ा था और उसके कफ पर चांदी की रेखा के अलावा उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं था। जब उसने मेसन को अपने मुंह में कांच के टुकड़े के साथ देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से का जरा सा भी संकेत नहीं दिखा, जैसे कि यह व्यक्ति उसका छोटा भाई नहीं बल्कि कोई यादृच्छिक राहगीर था। उसे वापस ले जाओ। रयान के शब्दों से मेसन के साथ लाए गए गुंडों को लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई है और उन्होंने जल्दी से मेसन की मदद की। इस बार आरव मेहरा केवल वहीं खड़ा था, उस युवा जादूगर को उत्सुक नजर से देख रहा था।
ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेसन द्वारा आपको पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करेगा। मुझे रकम बताओ और मैं कल किसी को भेजकर तुम्हें ये दे दूंगा। रयान के अंदर आने के बाद उसने सिर्फ आरव मेहरा की तरफ देखा और यह नहीं पूछा कि क्या हुआ या कौन सही था या कौन गलत। उसने सीधे ये बयान जारी कर दिया। रयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह नौसिखिया जादूगर क्या सोच रहा था। व्यापक रूप से प्रशंसित महान जादूगर के रूप में वह इस बात की परवाह कैसे कर सकता था कि एक नया उन्नत जादूगर क्या सोच रहा था। तुम्हारे लिए तुमने ब्लड वाइन स्पेल का इस्तेमाल किया। वह ब्लड वाइन स्पेल निकाला जाएगा। रयान के शब्दों ने तुरंत माहौल बदल दिया। स्पेल एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि एक जादूगर किसी वस्तु पर जादू को पूरी तरह से भूल जाने की कीमत पर स्थानांतरित करता है। वह वस्तु एक जादू की स्क्रॉल, जादू के उपकरण का एक टुकड़ा, एक जादुई रत्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जब तक कि वह मैना को धारण कर सके। इसे स्थानांतरित करने के बाद वह वस्तु शक्तिशाली जादुई क्षमता प्राप्त करेगी और उस जादू की क्षमता को पूरी तरह से विरासत में ले सकती है। नोसेंट के इतिहास में ऐसे कई शक्तिशाली जादुई उपकरण थे जिन्हें इस तरह से बनाया गया था, लेकिन निष्कर्षण प्रक्रिया एक जादूगर के लिए बेहद दर्दनाक थी क्योंकि यह एक जादूगर की आत्मा से जादू को बाहर निकालने के बराबर था जबकि वह अभी भी जीवित था। एक जादूगर के लिए, आत्मा के लिए इस तरह की यातना किसी भी जादुई प्रतिक्रिया से कहीं अधिक भयानक थी। इतिहास में जो जादूगर स्वेच्छा से अपने मंत्र निकाल लेते थे वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और अपने शिष्यों या बाद की पीढ़ियों के लिए कुछ विरासत छोड़ना चाहते थे। चौंकाने वाली इच्छाशक्ति और धीरज के साथ उन्होंने अपनी आत्माओं से वे मंत्र निकाले जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था। तीसरे राजवंश से लेकर अब तक अपनी इच्छा से ऐसा करने वाले जादूगरों की संख्या शायद 10 भी नहीं होगी। रयान ने इस बारे में ऐसे बात की जैसे कि यह कुछ भी नहीं था और उसने आरव मेहरा से अपना मंत्र निकालने के लिए कहा। रयान, तुम बहुत आगे जा रहे हो। बूढ़ा बटलर गुस्से से लाल चेहरे के साथ खड़ा था, अपने पीछे आरव मेहरा को छिपा रहा था। रयान वहीं खड़ा आरव मेहरा को देख रहा था जैसे कि बूढ़ा बटलर वहां था ही नहीं। मेसन गलत था, लेकिन मोंची परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। राजीव मेहरा, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा तो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। जादूगर रयान, तुमने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। आरव मेहरा ने बूढ़े बटलर को धीरे से एक तरफ धकेला और फिर मुस्कुराते हुए रयान की ओर चल दिया। क्या समस्या है? रयान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे उस युवा जादूगर का रवैया पसंद नहीं आया। आरव मेहरा रयान के सामने खड़ा था और उसे ध्यान से देखने के बाद उसने उससे पूछा, क्या तुम जाग रहे हो? रयान ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर वह मुश्किल से अपना गुस्सा दबा पाया। एक छोटा जादूगर मेरा उपहास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुमने खुद ही यह सब लाद लिया। रयान ने अपने जादू के डंडे को जोर से उठाया और चौंकाने वाले मैना उतार चढ़ाव ने तुरंत माहौल को भर दिया, इससे पहले कि पूरी लॉबी में एक चमकदार लाल रंग फैल जाए। चटकने की आवाज़ों के बीच जमीन से अनगिनत खून की बेलें रेंगती हुई ऊपर आईं। उनकी वृद्धि तेज और हिंसक थी क्योंकि उन्होंने लॉबी को खूनी रंग में ढक दिया था। रयान के हाथों में और आरव मेहरा के हाथों में एक ही ब्लड वाइन स्पेल बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आरव मेहरा की कास्टिंग क्षमता रयान से कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक सामान्य जादूगर और एक महान जादूगर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक महान जादूगर के मन भंवर के बंधनों से छुटकारा पाने के बाद उनकी ताकत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई, एक पूरी तरह से अलग दुनिया। एक जादूगर जिसने अभी तक उस रास्ते पर कदम नहीं रखा था, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक महान जादूगर की शक्ति कितनी भयावह थी। इस तरह के अंतर को लगभग खत्म नहीं किया जा सकता था। चाहे कोई व्यक्ति मन का संचालन करने में कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, चाहे वह मेटामैजिक या मंत्रों की कास्टिंग प्रक्रिया में कितना भी कुशल क्यों न हो, जब उस विशाल अंतर का सामना करना पड़ता है तो ये सभी केवल मजेदार चालें ही मानी जा सकती हैं। धरती को हिला देने वाली लताओं ने तुरंत पूरी लॉबी को भर दिया। हर कोई भयावह लताओं से घिरा हुआ था और जब तक रयान थोड़ा सा मन बाहर भेजता, पूरी लॉबी वास्तव में खून से लथपथ हो जाती। इस महान जादूगर की नज़र में उसके नीचे के लोग जिक्र करने लायक भी नहीं थे। उस पल पूरे लॉबी में चौंक कर चिल्लाने और मदद के लिए रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। और यहाँ तक कि बूढ़ा बटलर जो हमेशा हार मानने से इनकार करता था, अब डर के भाव दिखा रहा था। लेकिन रयान के सामने खड़े आरव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी। रक्त की लताएं कमरे के बीच से फैल रही थीं और खतरनाक खूनी परछाइयों के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं बदली। उसने बस अपनी उंगलियां हिलाईं और उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लौ निकली। इन भारी रक्त लताओं के बीच वह कमजोर लौ समुद्र में फेंकी गई चट्टान की तरह लग रही थी और यह एहसास दिलाते हुए जमीन पर गिर गई कि यह कभी भी जलना बंद कर देगी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका गूंजा। जैसे ही लौ जमीन पर गिरी, एक भयंकर आग भड़क उठी, मानो किसी ने जमीन को किसी ज्वलनशील चीज से ढक दिया हो। मंद लौ बहते हुए उग्र आग में बदल गई और उसने रक्त की बेलों को जला दिया, और केवल उन्हें ही। कुछ ही समय में वे बड़ी रक्त की बेलें राख में बदल गईं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। सभी कर्मचारियों के चेहरे पर सदमा था और रयान, जिसने अभी अभी अपना ब्लड वाइन्स मंत्र डाला था, अभी भी अपना हाथ बाहर निकाले हुए था जैसे कि वह अपने हाल ही में बुझे हुए मंत्र में मन को शामिल करने की कोशिश कर रहा हो। 19
उसके बाद एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी, जबकि पूरी लॉबी में बाकी सब खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। रयान अपने जादुई डंडे को कसकर पकड़े हुए था, अपने सामने इस युवा जादूगर को अविश्वास से देख रहा था। अभी जो थप्पड़ लगा वह कहाँ से आया? जैसे कि यह साबित करने के लिए कि यह कोई भ्रम नहीं था, एक और स्पष्ट आवाज़ गूंजी, जब रयान सोचने लगा था कि यह सब एक सपना था। एक और थप्पड़। नए नियुक्त क्लर्कों का समूह दृश्य को देखकर अचंभित था और सोच रहा था, नहीं हो सकता। जब तुम अभी भी इस तरह आधी नींद में हो तो तुम्हें जल्दी से बिस्तर पर वापस जाना चाहिए, बजाय इसके कि तुम गिल्डेड रोज में नींद में बातें करो। तुम्हें मेरे काम में दखल देने की भरपाई करनी होगी। आरव मेहरा ने उसे 2 बार थप्पड़ मारने के बाद कुछ तीखे शब्द कहे। एक सामान्य जादूगर और एक महान जादूगर के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। आरव मेहरा भी सीधे उस अंतर को पाट नहीं पाए, लेकिन मंत्रों के लिए यह अलग था। आरव मेहरा के पास रक्त लताओं को नियंत्रित करने के 1 दर्जन से अधिक तरीके थे। 30,000 साल बाद नोसेंट में आरव मेहरा ने घातक एबिसल ब्लडसुकिंग वाइन से भी संघर्ष किया था। उसकी तुलना में एक तुच्छ नकली मंत्र क्या था? आरव मेहरा को मंत्र का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी, उसने बस मैना सील फायर की एक किरण फेंकी। रसातल से निकली वे लताएं भी साफ साफ जल जाएंगी। मैना सील फायर रक्त चूसने वाली लताओं की दुश्मन थी। बस थोड़ी सी आग रक्त चूसने वाली लताओं के एक महासागर को जलाकर राख कर सकती थी। मैना सील फायर की वह किरण कुछ दिन पहले मैना सील स्टोन से निकाली गई थी। वह इसका इस्तेमाल बनिंग पेनेसिया की खुराक बनाने के लिए करना चाहता था, लेकिन रयान ने ब्लड वाइन स्पेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह उस विस्प को समय से पहले ही इस्तेमाल कर सकता था। जब उसने इस बारे में सोचा तो आरव मेहरा को बहुत गुस्सा आया। अगर तुम मेसन की मदद करना चाहते हो तो बस करो, तुम्हें मोंची परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? क्या वह मेरे मैना सील फायर के एक विस्प के बराबर भी मूल्यवान है? इस समय रयान अभी भी 2 थप्पड़ों से पूरी तरह से स्तब्ध था, या शायद भयभीत था। वह पूरी तरह से अविश्वास में था। एक नए उन्नत जादूगर द्वारा उसे बेरहमी से थप्पड़ कैसे मारा जा सकता था, और वह भी 2 बार। अभी जो हुआ था वह बहुत अप्रत्याशित था, इस हद तक कि रयान ब्लॉक करना या जवाबी कार्रवाई करना भी भूल गया। वह बस बेजान होकर खड़ा रहा, उसकी निगाहें भ्रम और घबराहट से भरी हुई थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि महान जादूगरों की शक्ति सामान्य जादूगरों की शक्ति से 10 गुना या 100 गुना अधिक होती है? क्या महान जादूगरों और जादूगरों के बीच का अंतर ऐसा नहीं है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता? यह आदमी स्पष्ट रूप से अभी अभी जादूगर बना है, वह मेरे ब्लड वाइन्स मंत्र को पूरी तरह से अनदेखा क्यों कर सकता है? उसने मंत्र का उपयोग किए बिना ऐसा कैसे किया? वह थप्पड़ कैसे मार सकता है? रयान के मन में अनगिनत सवाल उठे, लेकिन उसे कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं मिला। तर्कसंगत स्पष्टीकरण तो दूर, उसे खुद को सांत्वना देने का एक भी बहाना नहीं मिला। वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए तैयार नहीं था या लापरवाह था। अगर एक हाथी लापरवाह था तो क्या उसे चींटी द्वारा भी फेंका जा सकता है? ऐसा लग रहा था कि लॉबी में कोई भी हिल नहीं सकता था। रयान वहीं अचंभित खड़ा था, उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा भी उलझन में शामिल हो रहा था। वह एक बार फिर ब्लड वाइन स्पेल का इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहता था कि यह अंतर वास्तव में अपूरणीय है, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल उसे याद दिलाते रहे कि बिना सोचे समझे काम न करें। उस दौरान लॉबी में माहौल और भी अजीब और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन वह अजीब माहौल ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि किसी ने अंदर आने के लिए दरवाज़ा धक्का दिया। मेज मेहरा, बधाई हो। नया आगमन सोलोमन का एकमात्र शिष्य सोलन था। सोलन की उच्च स्थिति के साथ गिल्डेड रोज जैसी कार्यशाला को फिर से खोलना उसके ध्यान के योग्य नहीं था। सोलन सिर्फ सोलोमन का एकमात्र शिष्य नहीं था, वह सम्मानित हाई मैज द्वारा चुने गए सेज टॉवर का उत्तराधिकारी भी था। वह जल्द या बाद में मैज गिल्ड का नया नेता बन जाएगा। वह न केवल खुद का बल्कि सोलोमन और यहाँ तक कि पूरे सेज टॉवर का भी प्रतिनिधित्व करता था। अगर वह इस नई दुकान को देखने आना भी चाहता था तो उसे उन सभी ताकतों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना होगा जो इसे देख सकती हैं। लेकिन आज का दिन वाकई कुछ खास था। कल अध्ययन कक्ष में चर्चा के बाद सोलोन ने तय किया कि वह अगले दिन उस युवा जादूगर के साथ उचित चर्चा अवश्य करेगा। इस प्रकार सोलोन पूरे दिन पुस्तकालय में इंतजार करता रहा, लेकिन पूरी सुबह इंतजार करने के बाद भी आरव मेहरा नहीं आया। अंत में वह इतना बेचैन और अधीर महसूस कर रहा था कि उसने किसी को पूछताछ के लिए भेजा। तभी उसे पता चला कि यह गिल्डेड रोज के भव्य उद्घाटन का दिन था, इसलिए युवा जादूगर आज पुस्तकालय नहीं आएगा। इससे सोलोन थोड़ा परेशान हो गया, जो उस समय सोच रहा था, मेरे पास इतने सारे अनसुलझे सवाल हैं, तुम कैसे नहीं आ सकते? इसे भूल जाओ, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार सोलोन ने बधाई के रूप में सेज टॉवर के 2 स्क्रॉल लिए और चिंता से जलते हुए गिल्डेड रोज की ओर दौड़ा। इमारत खुद ही अजीब तरह से क्षतिग्रस्त लग रही थी, लेकिन शायद ये शैली का चुनाव था। जब उसने दरवाजा खोला तो सोलोन को लगा जैसे उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। क्या हुआ? वह युवा जादूगर जिसके दोनों गाल सूजे हुए हैं, क्या वह मोंची परिवार का प्रसिद्ध बेटा नहीं है? ऐश टॉवर का महान जादूगर रयान। वह इतना अजीब कैसे लग सकता है? उसके चेहरे के दोनों तरफ स्पष्ट लाल निशान हैं, क्या उसे किसी ने थप्पड़ मारा है? ऐसा नहीं हो सकता।
शायद सेज टॉवर के बड़े 3 लोगों के अलावा हजारों पालों वाले शहर में कौन महान जादूगर को थप्पड़ मार सकता है। नहीं, ये निश्चित रूप से किसी प्रकार का जादू अनुष्ठान होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन उस मामले में महान जादूगर रयान की अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों है? क्या उसे वास्तव में किसी ने 2 बार थप्पड़ मारा है? और ठीक है, वह युवा जादूगर भी है, राजीव मेहरा। वह महान जादूगर के सामने इतनी इत्मीनान से क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या ये रवैया थोड़ा अहंकारी नहीं है? जब उसने इस अजीब दृश्य को समझा तो सोलोन को पछतावा होने लगा। मुझे इतनी जल्दी क्यों आना पड़ा? इतना तनावपूर्ण माहौल हमारी बातचीत के लिए अच्छा नहीं है। सोलोन ने अजीब तरह से सांस रोकी और खुद को इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मजबूर किया। महान जादूगर रयान, क्या संयोग है। हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन आप अभी भी पिछली बार की तरह ही खूबसूरत लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोलोन ने यह केवल विनम्रता से कहा, लेकिन रयान को ऐसा नहीं लगा। इस बार रयान वास्तव में कसम खाना चाहता था। क्या तुम्हें बकवास बोलना है? मुझे 2 बार थप्पड़ पड़े, ये कैसे सुरुचिपूर्ण लग सकता है? महान जादूगर रयान, मेरा यह मतलब नहीं था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, सोलोन को भी एहसास हो गया कि उसने गलत बोला है। वह जल्दी से इसका समाधान करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे यह कैसे करना चाहिए। कोई बात नहीं, रयान ने गहरी सांस ली। सोलोन की उपस्थिति से पैदा हुए अवसर का उपयोग करते हुए रयान ने अपना संतुलन वापस पा लिया। जैसे ही वह शांत हुआ, उसके चेहरे पर घबराहट और भ्रम धीरे धीरे गायब हो गया। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। वह परिस्थितियों से पूरी तरह से अचंभित था। एक जादूगर ने उसका ब्लड वाइन स्पेल तोड़ दिया था और फिर उसे 2 बार थप्पड़ मारे थे, जिससे वह स्तब्ध रह गया था। लेकिन रयान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो 30 साल की उम्र से पहले ही महान जादूगर बन गया था। आखिरकार शांत होने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह बंदा बस ब्लड वाइन की कमजोरी जानता था और वह वास्तव में जादूगरों और महान जादूगरों के बीच की खाई को पाटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इस समझ के साथ रयान का मूड आखिरकार शांत हो गया। जब तक यह मामला था, वह आज जो कुछ भी हुआ था उसके लिए जल्दी या बाद में उसे बदला लेगा। लेकिन वह निश्चित रूप से आज कुछ नहीं कर सकता था, सोलन की उपस्थिति के कारण। सोलन खुद एक महान जादूगर था और वह हाईमेज सोलोमन का अनमोल शिष्य भी था। उसका आगमन ही सेज टॉवर के रवैये का प्रतिनिधित्व करता था। रयान, जो अभी अभी शांत हुआ था, इस नई खोज से बहुत उत्तेजित था। सेज टॉवर अचानक एक गिरते हुए परिवार के युवा जादूगर के लिए इतनी सद्भावना क्यों दिखाएगा? इसका क्या मतलब था? अच्छा नहीं, मुझे वापस लौटना होगा और इस बारे में पिता से सलाह लेनी होगी। मेज मेहरा, मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी तुम्हें ऐसी ही किस्मत मिलेगी। इन शब्दों के साथ रयान पलटा और चला गया। उसने सोलोन का अभिवादन भी नहीं किया। रयान के विदाई के शब्दों को सुनकर सोलोन आश्चर्य में अकड़ गया था। ऐसा नहीं हो सकता है न? उसकी नज़र आरव मेहरा पर गई और फिर रुक गई। वाक्य अपने आप में स्पष्ट था। अगर सोलोन को पहले इसका अंदाजा था तो अब उसे यकीन हो गया था। युवा महान जादूगर के चेहरे पर लाल निशानों के पीछे सबसे ज्यादा दोषी शायद मेहरा ही था। हे भगवान, जब उसने इस बारे में सोचा तो सोलोन अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका। वह एक असली महान जादूगर था। भले ही उसके हाथ पैर बंधे हों, लेकिन वह आसानी से अपना मुंह खोलकर कुछ नौसिखिए जादूगरों को मार सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? राजीव मेहरा जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उसे 2 बार थप्पड़ कैसे मारे जा सकते हैं? ये बहुत ही तर्कहीन है। इस युवा जादूगर के पास कितने रहस्य हैं? मुझे इस मामले के बारे में शिक्षक सोलोमन को बताना होगा। बधाई हो जादूगर मेहरा, मुझे आशा है कि आपका व्यवसाय हमेशा फलता फूलता रहेगा। यह एक छोटा सा बधाई उपहार है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। बाद में मिलते हैं। ये शब्द जल्दी से बोलने के बाद सोलोन ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और भागने से पहले उसने दोनों स्क्रॉल आरव मेहरा के हाथों में थमा दिए। 20 सोलन के जाने के बाद आरव मेहरा अपने कमरे में वापस नहीं आया। इसके बजाय उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और फिर 2 स्क्रॉल उठाकर उस जगह पर चला गया जहां उसने पूरी रात खुद को थकाया था, कीमिया प्रयोगशाला। सोलन का आना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। स्पेक्ट्रम पोशन का मूल्य कुछ ऐसा था जिसे रेमंड जैसे नए जादूगर भी जानते थे। सेज टॉवर की तो बात ही छोड़िए, जिसमें 3 उच्च जादूगर थे। आरव मेहरा को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह थी सोलन द्वारा लाए गए 2 स्क्रॉल। 2 स्क्रॉल पर कुछ कीमिया के सूत्र लिखे हुए थे और वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। बाजार में उनकी कीमत कई हजार सोने के बराबर होगी। ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बधाई उपहार था, लेकिन आरव मेहरा के लिए ये कुछ कीमिया के सूत्र महत्वपूर्ण नहीं थे। मुख्य हिस्सा खुद 2 स्क्रॉल थे। जब उसने पहली बार 2 स्क्रॉल स्वीकार किए तो आरव मेहरा ने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और केवल विनम्र बन रहा था। उसका दिमाग जादू के युग के अंत से बहुत सारे सिद्ध सूत्रों से भरा हुआ था, इसलिए वह अभी भी इस अवधि के अन्य कीमिया सूत्रों की परवाह कैसे कर सकता था। लेकिन उन पर कुछ नजर डालने के बाद आरव मेहरा को अचानक पता चला कि स्क्रॉल पर अक्षर थोड़े ज्यादा चमकीले लग रहे थे। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये दोनों स्क्रॉल वास्तव में ड्रैगन ब्लड इंक से लिखे गए थे। ये बहुत शर्मनाक है, आरव मेहरा ने विलाप किया। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची, बहुत ज्यादा बेकार।
ड्रैगन ब्लड इंक का सबसे अच्छा उपयोग कीमिया सरणी के लिए था क्योंकि ड्रैगन के खून में आश्चर्यजनक मात्रा में मैना होता था। न केवल इस मैना को नियंत्रित करना बहुत आसान था, बल्कि इसे केवल कुछ रूनों के साथ अपनी पूरी क्षमता तक लाया जा सकता था। यदि एक कीमिया सरणी में ड्रैगन ब्लड इंक का उपयोग किया जाता है तो इसे शक्ति देने के लिए उपयोग किए जाने वाले मैना स्रोत को कुछ ग्रेड से कम किया जा सकता है, क्योंकि ड्रैगन ब्लड की शक्ति सरणी के अधिकांश संचालन का समर्थन कर सकती है। मैना स्रोत केवल एक सहायक भूमिका निभाएगा, लेकिन यहाँ उस ड्रैगन ब्लड इंक का उपयोग कुछ मात्र कीमिया सूत्र लिखने के लिए किया गया था। क्या आपको कीमिया सूत्र लिखने के लिए कीमती ड्रैगन ब्लड का उपयोग करने की आवश्यकता है? मुझे आश्चर्य है कि किस कमीने ने इतना बर्बाद किया। आरव मेहरा 2 स्क्रॉल को कीमिया प्रयोगशाला की ओर ले जाते हुए कसम खाता रहा। उसे पता नहीं था कि दूर क्लाउड टावर में एक बूढ़े जादूगर ने चीख दी है। इसके बाद आरव मेहरा व्यस्त होने लगा। हमेशा कंजूस और किफ़ायती आरव मेहरा इस बार आश्चर्यजनक रूप से फिजूल खर्ची कर रहा था। सभी प्रकार की जादुई वस्तुएं सामने आईं और अभिकर्मकों की कई बोतलें रखी गईं। आरव मेहरा ने पूरे 10 घंटे बिताए, दोपहर से रात तक काम किया, कोई ब्रेक नहीं लिया। आरव मेहरा के लिए ड्रैगन ब्लड इंक कितनी महत्वपूर्ण थी। आखिरकार राजीव मेहरा का शरीर औसत जादूगर से कहीं कमतर था। अगर आरव मेहरा नहीं आते तो राजीव की प्रतिभा के साथ वह अपने जीवन काल में कभी जादूगर नहीं बन पाते। इस तरह की अंतर्निहित शारीरिक खामियां इस युग में हल नहीं हो सकती थीं। अभी इसे ठीक करने वाला एकमात्र व्यक्ति अंत समय से आने वाला आरव मेहरा था, लेकिन इसके तरीके बहुत तकलीफदेह थे, जिसमें विशेष ध्यान या अनुकूलित औषधियां शामिल थीं। चूंकि ध्यान में बहुत अधिक समय लगता था, इसलिए आरव मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। इस औषधि का नाम था मन बपतिस्मा। नोसेंट की जादुई सभ्यता के चरम पर लगभग हर नवजात शिशु को मन बपतिस्मा दिया जाता था। यह मन बपतिस्मा न केवल उन्हें अपना पहला मन इकट्ठा करने में सक्षम बनाता था, बल्कि यह उनके संविधान को भी बहुत बढ़ाता था। इस प्रकार उस युग में लगभग सभी लोग प्रतिभाशाली होते थे। हर कोई एक ही शुरुआती रेखा पर खड़ा होता था और अब जन्मजात प्रतिभा की न्यूनतम मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके भविष्य का फैसला उनके प्रयास और उनकी किस्मत ही करती थी। इसके बाद नोसेंट के मैना खत्म होने के साथ ही कम नवजात शिशु मैना बैप्टिज्म का आनंद ले पाए। सबसे शक्तिशाली जादूगरों को रेत में दफना दिए जाने के बाद नोसेंट में उन कीमती औषधियों में से कोई भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि अब कोई भी जादूगर नहीं था जो ड्रैगन को मार सके। ड्रैगन ब्लड मैना बैप्टिज्म का सबसे महत्वपूर्ण घटक था। ड्रैगन ब्लड के बिना मैना बैप्टिज्म केवल एक सामान्य औषधि बन जाएगा और मैना इकट्ठा करने का प्रभाव नहीं ला पाएगा। अकेले किसी के संविधान को और बढ़ाना तो दूर की बात है। भले ही वह इस युग में वापस आ गया था जो संसाधनों से इतना समृद्ध था, फिर भी आरव मेहरा कुछ ड्रैगन ब्लड प्राप्त करने के सिरदर्द से बच नहीं सका। ये वास्तव में बहुत असामान्य था। एक नौसिखिए जादूगर की तो बात ही छोड़िए, कुछ उच्च जादूगर भी अपने जीवन काल में ड्रैगन ब्लड की एक बूंद भी नहीं देख पाते। वे उच्च जादूगरों से कहीं ऊपर के अस्तित्व वाले थे। अपने वंश से विरासत में मिली जादुई क्षमताओं के साथ अत्यधिक अत्याचारी शारीरिक शक्ति ने ड्रैगन को नोसेंट की खाद्य श्रृंखला में गर्व से शीर्ष पर खड़ा कर दिया। प्राचीन काल से लेकर आज तक 3 से अधिक लोग नहीं थे जो एक ड्रैगन को मार सकते थे। उनमें से प्रत्येक को वास्तविक पौराणिक व्यक्ति माना जा सकता है। जब आरव मेहरा ने इसे रेमंड के लिए चीजों की सूची में शामिल किया था तो यह बस मामले में रवैये के साथ था। वह वास्तव में उस तरफ से इसके बारे में कोई खबर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह कुछ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार था। अगर ऐसा हुआ तो वह पहले फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संचालन करेगा और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर होने से पहले इसे बनाएगा। अगर 1 लाख सोना पर्याप्त नहीं था तो वह 1 मिलियन का उपयोग करेगा। वह ड्रैगन ब्लड की एक बूंद पाने के लिए अपने परिवार की सारी संपत्ति भी खर्च कर देगा। उस समय आरव मेहरा ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई अचानक आकर उसे ड्रैगन ब्लड की एक बूंद भेंट करेगा। स्वाभाविक रूप से ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह वास्तव में ड्रैगन ब्लड की एक बूंद थी। ये ड्रैगन ब्लड इंक से लिखे गए कुछ कीमिया फार्मूलों से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आरव मेहरा के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। ये फार्मूलों ड्रैगन ब्लड इंक से लिखे गए थे जिसमें स्पष्ट रूप से ड्रैगन ब्लड था। अब आरव मेहरा को जो करना था वह था कीमिया फार्मूलों से ड्रैगन ब्लड इंक को फिर से बनाना और फिर ड्रैगन ब्लड इंक से असली ड्रैगन ब्लड निकालना। ये कागज पर बहुत सरल लग रहा था, लेकिन इसे अंजाम देना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। सबसे पहले ड्रैगन ब्लड इंक बनाने के लिए 37 से कम सूत्र नहीं थे। भले ही आरव मेहरा को पहले से ही सभी मौजूदा 37 सूत्र पता हों, लेकिन वह कम समय में ये पता नहीं लगा सकता था कि 2 स्क्रॉल पर स्याही के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था। एकमात्र तरीका कुछ परीक्षण करना था। यह एक बड़ी परियोजना थी। ड्रैगन ब्लड इंक का महत्व ड्रैगन ब्लड की शक्ति का उपयोग करके सरनियों की शक्ति को बढ़ाने में निहित है, इस हद तक कि यह मैना स्रोत को भी बदल सकता है। कुछ हद तक ड्रैगन ब्लड इंक की प्रत्येक बूंद एक लघु कीमिया सूत्र की तरह थी। इस प्रकार ड्रैगन ब्लड इंक का सूत्र जटिल होने के लिए प्रसिद्ध था। उन 10 घंटों के दौरान आरव मेहरा ने सभी प्रकार के अभिकर्मकों की लगभग 100 बोतलें तैयार कीं। फिर उन्होंने उन अभिकर्मकों का उपयोग विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए किया। अगले दिन की दोपहर तक
पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद उन्होंने निश्चित रूप से 37 सूत्रों में से केवल 2 को ही समाप्त किया था। उस समय तक आरव मेहरा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ड्रैगन ब्लड इंक के सूत्रों का विश्लेषण करना ऐसा काम नहीं था जिसे सिर्फ अभिकर्मकों से पूरी तरह हल किया जा सके। यह ज्यादातर कीमियागर पर निर्भर करता था, जबकि अभिकर्मक सिर्फ सामग्री थे। सूत्रों का विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और मन की खपत होती थी। आमतौर पर ड्रैगन ब्लड इंक विश्लेषण के स्तर पर कुछ करने के लिए कुछ कीमियागरों के समूह की जरूरत होती थी, कभी कभी तो 1 दर्जन कीमियागरों की भी जरूरत होती थी, जो आरव मेहरा कर रहे थे। अगर उनके कारनामे की बात फैल गई तो कई लोग डर सकते थे। 2 सूत्रों को खत्म करने के बाद आरव मेहरा ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया, अन्यथा ड्रैगन ब्लड की बूंद निकालने से पहले ही वह गिर सकता था। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और फिर बूढ़े बटलर से कहा कि जब तक वह अपनी अनुमति नहीं देता तब तक किसी को भी गिल्डेड रोज की कीमिया प्रयोगशाला में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने के बाद आरव मेहरा अपने कमरे में वापस आ गया और लगातार 20 घंटे सोता रहा। कुछ समय तक आरव मेहरा दिन रात कीमिया प्रयोगशाला में रहे, सूत्रों का विश्लेषण करते हुए अंततः 20 प्रकार के सूत्रों को समाप्त कर दिया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आरव मेहरा अधिकतम आधे महीने में पूरी तरह से यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही गिल्डेड रोज का व्यवसाय भी धीरे धीरे बेहतर होता गया। ये थाउजेंड सल सिटी का सबसे अमीर जिला था और फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुनहरा साइन बोर्ड ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा था। भले ही कोई मूर्ख इस जगह का प्रभारी हो, लेकिन व्यवसाय इतना बुरा नहीं होगा, और आरव मेहरा मूर्ख नहीं था। आरव मेहरा द्वारा तैयार की गई औषधियां 1 सप्ताह पहले ही स्टॉक से बाहर हो चुकी थी, और जादुई कवच और जादुई हथियार पहले 2 दिनों में बहुत ऊंचे दामों पर खरीदे गए थे। अब गिल्डेड रोज की अलमारियों पर सजाए गए अधिकांश सामान विभिन्न प्रकार के कीमिया उत्पाद थे जिन्हें पुराने बटलर ने लोगों को बाहर से आयात करने के लिए कहा था। कीमत लगभग उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन वे व्यवहारिक थे। इससे ये देखा जा सकता है कि कीमिया का व्यवसाय वास्तव में एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें दैनिक काम की आवश्यकता होती थी। आरव मेहरा ने पहले दिन जो भी चीजें व्यक्तिगत रूप से तैयार की थी, उसके अलावा बाकी सामान वह था जिसे गिल्डेड रोज ने कम कीमत पर थोक में खरीदा था और कुछ मार्कअप के साथ बेच रहा था। वे आसानी से 1 महीने से भी कम समय में 10,000 से ज्यादा सोने का मुनाफा कमा सकते थे। बूढ़ा बटलर अगले महीने जब व्यवसाय फिर से पटरी पर आ जाएगा तो कुछ कीमियागरों को ऊंची कीमत पर काम पर रखने के बारे में भी सोच रहा था। उस समय वह जादुई सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति के लिए पुराने भाड़े के समूहों से संपर्क करेगा। गिल्डेड रोज को उसके पूर्व वैभव को बहाल करने का उसका लक्ष्य लगभग पहुंच में था। जल्द ही आधा महीना बीत गया। आरव मेहरा को आखिरकार पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था। उसने तुरंत कीमिया प्रयोगशाला नहीं छोड़ी। पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने से पहले उसने खुद को 2 और दिनों तक अंदर व्यस्त रखा। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।